कन्या राशि वाले 2025 में अपने रुके हुए काम पूरे करने वाले हैं। तुला राशि वाले अपने जीवन में बड़े से बड़े फैसले लेंगे। ऐसे लोग रिस्क वाले काम करने से डरते नहीं हैं। जो ज्योतिष शास्त्र है वो हजारों साल से आ रहा है। इनफैक्ट ज्योतिष शास्त्र की जो देन है वो भगवान शिव की देन है। आपने 2024, 23, 22 में जो जो किया है अब उसका रिपोर्ट कार्ड बनेगा और आपके सामने आएगा। अगर आपके रिलेशनशिप किसी टॉरस वाले के साथ है तो आप ये मान लीजिए वो बहुत लॉयल है आपके लिए। आपके साथ है तो आप ही के साथ है। हनुमान चालीसा आप घर पे भी पढ़ सकते हैं, मंदिर में जाके भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ माइंड में मत रखिए कि मुझे मंदिर ही जाना है। मतलब जिस कॉर्पोरेट में अगर कर्क राशि के हैं तो वह बिजनेस दिन रात उन्नति करेगा ही करेगा। कर्क राशि वाले नंबर 1 एम्प्लॉय होते हैं। जो हम राशियाँ जब देखते हैं तो ये नाम के बेसिस पे होते हैं हमारे फर्स्ट लेटर की। इंग्लिश में शायद जो हम चेक करते हैं तो वो तो हमारे डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे होते हैं। पहले तो आपको मैं ये क्लियर कर दूं, राशियां 3 प्रकार से देखी जाती है। अब इसमें से कौन सी देखनी चाहिए मैं वो भी बताऊंगा। 2025 का साल स्कॉर्पियो यानी वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अपने सपने पूरे करेंगे, जो ड्रीम जॉब थी वो मिलेगी, बिजनेस में आपकी ग्रोथ होने वाली है। कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो आपका ब्रेकअप्स ज़रूर करवाते हैं? कुंडली में जेल यात्रा प्रेडिक्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं। बुरा जहाँ पे फैमिली के 11 लोगों ने एक साथ कर लिया था, आपका उसके बारे में क्या थॉट है? जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से उस घर में ऐसा माहौल बना हुआ था कि वहाँ पे कुछ ऐसा फील होता था कि कोई उनको मैसेजेस मिल रहे हैं कि वहाँ पे 7 पत्थर सीधे खड़े हैं और 7 पत्थर के आसपास लोगों का बहुत जमावड़ा है और वो स्टोनेज की तरफ हाथ फैला के चिल्ला रहे थे, लाइक वो किसी को बुला रहे हैं। जब मैंने वहाँ आसपास लोकल लोगों से पूछा तो वो मुझे क्या बताते हैं कि ये जगह आज से हजारों साल पहले कब्रिस्तान हुआ करती थी और उस गांव के आसपास के लोग जब भी बीमार होते थे उस जगह पे जाके अपने पूर्वजों को याद किया करते थे। वहाँ पे एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ। ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि मतलब मुझे यहाँ पे कोई खींच रहा है। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे हमारे साथ जो हमारे गेस्ट है इनका नाम है एस्ट्रोलॉजर अंकित शर्मा जी। और इस पॉडकास्ट में हमने बात की है कि आपका 2025 कैसा जाने वाला है। हमने बात की है हर राशि के लिए 2025 में क्या प्रेडिक्शंस है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें ज़रूर करनी चाहिए। इस इंट्रो को मैं इतना ही शॉर्ट रखूंगा क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इन इटसेल्फ। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। नमस्ते अंकित जी, आज के पॉडकास्ट पे आपको यहाँ पे हम हमारे पॉडकास्ट में आए आप उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड इट्स अ ऑनर टू होस्ट यू हियर। एंड इस पॉडकास्ट पे हम कई सारी बातें करने वाले हैं 2025 को लेके, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के जो उनके पर्सपेक्टिव होते हैं उसे लेके, इनफैक्ट बहुत सारे आपके ऑकल्ट रिलेटेड एक्सपीरियंसेस है उसे भी, उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ चीज़ें हो सकती है जो लोगों को लगे पैरानॉर्मलिश है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड इस कॉन्वर्जेशन को करने के लिए। बट फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सर। जैसा आपने शुरू किया अकल्ट, सर मैं इस वर्ड को, ये बहुत गहरा है। मतलब अगर हम जितनी बातें करें शायद आज उस पॉडकास्ट में हम कंप्लीट ना कर पाएँ क्योंकि इसको समझना एक दिन में कंप्लीट करना मुश्किल है। राइट। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब बहुत इजीली दे सकूं जो हमारे दर्शक उसको समझ पाएँ और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर पाएँ। करेक्ट। तो इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम पहले तो 2025 के प्रेडिक्शन से करते हैं क्योंकि लोग उसे जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। अब 2025 9 नंबर वाला साल होने वाला है। उससे रिलेटेड पहले तो आप ये समझा दीजिए कि 9 नंबर का साल जो होता है ये क्या इन जनरल इसकी फ़िलॉसफीज़ होती है, क्या इन जनरल इसमें लोगों के साथ होने वाला है। देखिए, जैसे आपने 9 नंबर बोला, ये आपने बात करी है न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र की। अब यहाँ पे अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग कैसे 9 नंबर बताया गया है। 2025 2 + 0 + 2 + 5 इनका टोटल करेंगे 9 आता है। तो मूलांक 9 वालों के लिए जो भी है उनके लिए तो बेस्ट रहेगा। 9 नंबर सबके साथ कैसा रहेगा, 1 के साथ, 2 के साथ, 5 के साथ, 7 के साथ, तो उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। बट मैं आपको ज्योतिष शास्त्र में आज हर 12 राशियों के लिए 2025 कैसा रहेगा ये मैं बताना चाहूँगा क्योंकि जो हमारा आधार है, अकल्ट का आधार है, वो ज्योतिष शास्त्र है। राइट। न्यूमरोलॉजी 200 साल, 300 साल, 500 साल पुराना है।
हमारा टैरो रीडिंग जो है वो शायद 100 साल भी नहीं होगा उसका इतिहास, बट जो ज्योतिष शास्त्र है वो हज़ारों साल से आ रहा है। इनफैक्ट ज्योतिष शास्त्र की जो देन है वो भगवान शिव की देन है। भगवान शिव ने ज्योतिष शास्त्र को दिया है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि कैसा रहेगा, जो आपने प्रश्न बोला, देखिए मेष राशि से हम शुरू करते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए 2025 का साल मिला जुला रहने वाला है। इन्होंने जो मेहनत करी है उस मेहनत का फल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 2025 में 3 मुख्य राशि गोचर होने वाले हैं। पहला राहु, दूसरा बृहस्पति और तीसरा शनि। अब शनि का रोल क्या है कि जो आप कर चुके हैं उसका रिजल्ट है, क्योंकि शनि है कर्म के देवता। आपने 2024, 23, 22 में जो जो किया है अब उसका रिपोर्ट कार्ड बनेगा और आपके सामने आएगा। तो 2025 में मेष राशि वाले मिला जुला असर देखने वाले हैं। सबसे पहले करियर में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे जिससे कि आप अपने काम को करने की इच्छा तो रखेंगे, बट कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स आपको परेशान कर सकती है, पर आप जीत जाएंगे, अपने आप को आप जस्टिफाई कर सकेंगे। वहीं बिजनेस वाले अपने काम को आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे, बट किसी ना किसी का सपोर्ट उनको आगे बढ़ा ही देगा। बात करें रिलेशनशिप की, जो सिंगल हैं उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है अपने लविंग पार्टनर के लिए। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वो आए दिन कोई ना कोई छोटी मोटी तकरार की वजह से परेशानी में रहेंगे, बट उनका रिलेशनशिप ख़राब नहीं होगा। शुरू के 3 महीने उनको थोड़ा परेशानी देखनी पड़ सकती है, परंतु साल के अंत आते आते उनके बहुत सी ऐसी बातें जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होता है वो ठीक होगा। बात करें शादीशुदा लोगों के लिए तो पति पत्नी का रिश्ता भी थोड़ा एवरेज ही रहेगा। इसमें किसी तीसरे इंसान की वजह से कुछ रिश्तों में आए दिन कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कोशिश करना है कि पार्टनर के साथ बैठ के खुल के बात करें। अगर आपने आर्ग्यूमेंट कर लिया और उसको सॉर्ट नहीं किया तो ये तो जनरली आप हर किसी के साथ कर लीजिए, आपका नतीजा खराब ही है। तो बैठ के बात करना है। बात करें यहाँ पे स्टूडेंट वर्ग वालों के लिए, स्टूडेंट वालों के लिए जयेश जी बहुत अच्छा मौका है। अगर आप अपनी पढ़ाई के पर्पस से बाहर जाना चाहते हैं, दैट विल बी अ गुड फॉर यू। एंड इफ़ यू थिंक दैट कि हमें अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं या हमने पढ़ाई के लिए कहीं ट्रैवल करना है, दिस ईयर इज़ परफेक्ट फॉर यू। और बात करें यहाँ पे हेल्थ वाइज, कुछ पुरानी बीमारियाँ आपको परेशान कर सकती है जो ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर आप अपनी डाइट पर, अपनी आप डेली रूटीन पे पूरा ध्यान रखते हैं तो आपको कोई बड़ा इशू नहीं आएगा। मेष राशि वालों के लिए मैं एक रेमेडी बताना चाहता हूँ। इस राशि वालों को मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा ज़रूर करना चाहिए। ये पूरे साल करें, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ स्टार्टिंग के 1 महीना का, पूरे साल हनुमान जी की पूजा करना इस राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि, टॉरस। देखिए वृषभ राशि वाले, पहले तो नेचर कैसा है, वृषभ राशि वाले ये प्यार के लिए बने हैं क्योंकि इनका स्वामी है शुक्र, वीनस। अगर आप इनसे प्यार से कुछ बोलोगे तो आपके हैं। इन लोगों को आप धमका के, डरा के कुछ नहीं करवा सकते। इनको जीतना है तो प्यार से जीतना होगा। ऐसे लोग अपने जीवन में किसी से कनेक्ट होंगे तो वो प्यार के साथ ही होंगे, कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे, कभी भी आपके साथ डबल माइंडेड वाली बातें नहीं करेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्पष्टवादी वर्ड मैं इनको यूज़ करना चाहूँगा, जो है वो साफ बोलेंगे। अगर आपके रिलेशनशिप किसी टॉरस वाले के साथ है तो आप ये मान लीजिए वो बहुत लॉयल है आपके लिए, आपके साथ है तो आप ही के साथ है। तो 2025 में इसी को वो कंटिन्यू करने वाले हैं। कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप और बेहतर होंगे, पति पत्नी का रिश्ता और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। जयेश जी जो सिंगल हैं उनको मार्च अप्रैल के बाद उनकी लाइफ में लविंग पार्टनर मिलेगा जो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। बात करें करियर में तो नौकरी में यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस, आपके काम की बहुत रिस्पेक्ट होगी, आप बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं, काम की वजह से आप ज़्यादा जाने जाएंगे। अब अगर बात करते हैं ट्रैवलिंग की तो ट्रैवलिंग इनके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। स्टूडेंट वर्ग वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट वर्ग वाले अपनी पढ़ाई को लेकर जो डाउट्स थे वो भी क्लियर करेंगे। बात करें यहाँ पे ट्रैवलिंग कि विदेश जा सकते हैं स्टूडेंट, तो जी हाँ ज़रूर जा सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य की हेल्थ खराब होने की वजह से थोड़ा सा परेशान रहेंगे, हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं जिसकी वजह से इनकी जेब थोड़ी ढीली हो सकती है। इस राशि वालों को शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा उपाय के तौर पर ज़रूर करना चाहिए। और हो सके तो शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ का दान भी कर लें। ऐसा करते हैं तो वो इनके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। देखिए मिथुन राशि ऐसी राशि है जो सुनती सबकी है, करती अपने मन की है। ये लोग ऐसे हैं कि अगर हमारे साथ बैठे हैं सुनेंगे, बट लास्ट बात पे ऐसी बात बोल जाएंगे कि जैसे कि सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन तो यही थे। हमने बात करी कहाँ जाएं खाना खाने, क्या करें, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उस रेस्टोरेंट में चलते हैं, तो डिसीजन उनका ही माना जाएगा। ऐसे लोग जय जी अपनी लाइफ में ना बहुत रिजर्व्ड रिलेशन रखते हैं। अगर ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो मेरा ही है,
अगर ये मेरे घर वाले हैं तो मेरे ही हैं। शेयर करना इनको ज़्यादा पसंद नहीं है, ये मन में बहुत ज़्यादा घुटते हैं कोई बात को लेकर। तो ऐसे लोग अपने जीवन में बड़े बड़े फैसले नीडर होके ले लेते हैं, क्योंकि इनको लगता है मैं ही करने वाला, मैं ही संभालने वाला और मैं ही भुगतने वाला। ये लोग किसी और के भरोसे नहीं रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए 2025 का साल अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में, सोसाइटी में, फ्रेंड्स में आपको बहुत रिस्पेक्टेबल नज़र से देखा जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा नौकरी पेशे वालों को है। आप जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, मैं प्रेडिक्शन दे सकता हूं उनके लिए कि साल के मार्च अप्रैल के बाद उनके हाथ में नौकरी होगी। अच्छा। हाँ, और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। उनका काम जैसे एक ऑफिस के साथ दूसरा ऑफिस भी खोल लिया, यानी अपनी ग्रोथ को बढ़ाएंगे। अब जब ग्रोथ बढ़ती है तो पैसा आता है, तो पैसे वाइज भी 2025 साल इनके लिए बेहतर रहने वाला है। पति पत्नी का रिश्ता थोड़ा सा एवरेज रहेगा, क्योंकि देखिए जो काम में ज़्यादा लगन में रहता है वो घर पे ध्यान नहीं दे पाता है। अब जब ध्यान नहीं देगा तो आए दिन कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा। इनको घर पे समय बिताना है, इनको लोगों की सुननी है। वो लोग कौन? परिवार के अपने। अगर ये करते हैं तो कहीं ना कहीं मेंटली भी अपने आप को ही फिट रख सकते हैं। और अगर बात करें स्टूडेंट वर्ग वालों की, तो स्टूडेंट वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। बट कुछ असामाजिक तत्व, कुछ ऐसे दोस्त जो कहीं ना कहीं नेगेटिव रहते हैं, गलत चीज़ों की तरफ रहते हैं, वो इनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो उनसे थोड़ी दूरियां बना ले। और ट्रैवलिंग इनके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। और अगर फाइनेंसिस देखा जाए तो वो भी इनकी बेस्ट है। इस राशि वालों की हेल्थ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉर्मल सिर दर्द, स्टमक पेन ऐसी इनको परेशान कर सकती है, बट ये कोई ज़्यादा इशू नहीं है। ये राशि वाले उपाय के तौर पर हनुमान जी की पूजा प्रतिदिन करनी है। सिर्फ मंगलवार या बुधवार नहीं, प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करना। पूजा मतलब हनुमान चालीसा पढ़ना भी हो जी सकता है? जी जी, हनुमान। अब यहाँ पे देखिए जय जी, हनुमान चालीसा आप घर पे भी पढ़ सकते हैं, मंदिर में जाके भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ माइंड में मत रखिए कि मुझे मंदिर ही जाना है। आपको सिर्फ डेडिकेटली अपना टाइम निकालना है भगवान के लिए। हनुमान जी को आपको अपना टाइम देना है। देखिए हनुमान जी संकट मोचन तभी कहलाते हैं, अगर आप उनका ध्यान करते रहेंगे तो वो आपका ध्यान करते रहेंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि। ज्योतिष शास्त्र में या 12 राशियों में सबसे भोली राशि है। ऐसी राशि जो बेचारी हर किसी की बातों में आ जाती है। जयेश जी, अगर हम यहाँ बैठे हैं और आप उनको बोलो ये चीज़ ऐसे थी, मान लेंगे। अच्छा। ये चीज़ वैसी थी, मान लेंगे। ऐसे लोग प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। अब जो लोग प्यार में जल्दी पड़ जाते हैं उनकी उम्मीद भी बहुत ज़्यादा होती है। आज मेरा पार्टनर मुझे बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा है, आज क्यों नहीं कर रहा है? इसने मुझे कल ये बोला, आज क्यों नहीं बोल रहा है? तभी इनके रिलेशनशिप ज़्यादा चल नहीं पाते। ये ओवर डिमांडिंग नहीं होते, ओवर एक्सपेक्टेड, अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख लेते हैं। करेक्ट। तो उसकी वजह से पार्टनर या बिजी हो या कहीं अपने आप को स्ट्रक हो, नहीं टाइम दे पाता है, और उसकी वजह से इनके रिलेशनशिप लंबे नहीं चल पाते। मैं कर्क राशि वालों के लिए बात बोलूँगा, इनकी लव मैरिज भी होती नहीं है। अगर कर ली तो दिक्कत आएगी। इनका सबसे बड़ा दुश्मन इनका खुद का नेचर है। इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनकी हेल्थ में आती है, स्टमक प्रॉब्लम। आए दिन हर हफ्ते पूछेंगे क्या दिक्कत है, पेट में दिक्कत हर दिन, यानी स्टमक प्रॉब्लम इनका साथ कभी नहीं छोड़ती है। इनके लिए 2025 यानी कर्क राशि वालों के लिए 2025 का साल बहुत अच्छा रहने वाला है। अब क्यों रहने वाला है? अब यहाँ पे बृहस्पति, शनि और राहु ऐसा पुश करेंगे, क्योंकि ये राशि वाले जब किसी को हर्ट करते ही नहीं हैं, इन्होंने जो अच्छा कर्म किया है उसका फल भुगतने का समय है। इस राशि वालों को बस संयम रखना है। इस राशि वालों को जल्दबाजी नहीं करनी है। ये राशि वाले जितने डाउन टू अर्थ रहेंगे, जितना लोगों से जुड़े रहेंगे और जितना हो सके अपने टाइम का वेट करेंगे, उतना बेहतर रहेगा। इस राशि वालों को हेल्थ वाइज स्टमक प्रॉब्लम जैसा मैंने बताया वो दिक्कत हो सकती है। नौकरी पेशे वालों को कोई दिक्कत आएगी ज़रूर, परंतु हल निकाल लेंगे। जय जी, एक इनके लिए एक और बात बोलना चाहता हूँ। अगर आप फ्यूचर में कभी कोई ऑफिस खोलते हैं और हमारे मन में होता है यार मैं एम्प्लॉय कौन से ज़ोडिएक साइन का रखूँ, मन में आ जाता है कि ऐसा ज़ोडिएक साइन जो मेरे लिए लॉयल्टी से काम करे। सर कर्क राशि वाले रख लीजिएगा। ये ऐसे हैं, मेरे बॉस को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, आपने वो काम दिया, ये काम मैं कैसे करूं। ये इतने लॉयल होते हैं काम के प्रति। मतलब जिस कॉर्पोरेट में अगर कर्क राशि के हैं तो वह बिजनेस दिन रात उन्नति करेगा ही करेगा। कर्क राशि वाले नंबर 1 एम्प्लॉय होते हैं। ये मैं उन सभी लोगों को बोलना चाहता हूं जो लोग शेयर मार्केट में या कॉर्पोरेट में या मीडिया लाइन में है और उनको कोई एम्प्लॉय चाहिए, तो कर्क राशि वाला ढूंढ लो और सीवी बाद में देखना, ज़ोडिएक साइंस पहले सुनकर रख लेना। अब कर्क राशि वालों की अगर मैं 2025 की बात करूं, हेल्थ वाइज इनको स्टमक प्रॉब्लम रहेगी। पति पत्नी का रिश्ता थोड़ा एवरेज रहेगा, परंतु कहीं ना कहीं साल के अंत के बाद इनके रिलेशनशिप में जो परेशानी आ रही है वो ठीक हो सकती है। सिंगल लोगों को थोड़ा बच के रहना है। यहाँ पे कोई आप पे इल्ज़ाम लगा सकता है या कोई एलिगेशन की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। आप घर में, परिवार में किसी सदस्य की हेल्थ की वजह से भी थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे। ये राशि वाले संभलें,
धैर्य से अपने शब्दों का चुनाव करें और समय दें। आज ही सब कुछ चाहिए, अभी ही सब कुछ होना चाहिए, ये सोच छोड़ दें। इस राशि वालों को उपाय के तौर पर रात के समय चंद्रमा की चांदनी अपने शरीर पर जरूर डलवानी है। अब ये कैसे? मान लीजिए वॉक करने चले गए हैं, चांद ऊपर निकला हुआ है, ये इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ये रेमेडी के तौर पर करेंगे तो उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। साथ में महादेव भगवान शिव की पूजा ये प्रतिदिन करिए, 2025 में बहुत ही लाभकारी रहेगा। एक चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है, बहुत बेसिक सी एक चीज़ हो सकती है ये, जो हम राशियाँ जब देखते हैं तो ये नाम के बेसिस पे होते हैं हमारे फर्स्ट लेटर के, क्योंकि जो हम इंग्लिश में शायद जो हम चेक करते हैं तो वो तो हमारे डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे होते हैं। देखिए, नाम राशि अलग होती है। पहले तो आपको मैं ये क्लियर कर दूं, राशियां 3 प्रकार से देखी जाती है। अब इसमें से कौन सी देखनी चाहिए मैं वो भी बताऊंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक होती है नाम राशि, एक होती है आपकी जन्म राशि, लगन राशि जिसे कहते हैं, और एक आप जो जनरली मतलब हम जो आपने जिसकी बात करी है, इस डेट ऑफ बर्थ से इसमें पैदा हुई, जिसको हम वेस्टर्न राशि बोल सकते हैं। अगर आप कहीं आउट ऑफ इंडिया जाएंगे, या मोस्टली आजकल तो इंडिया में भी लोग कि किसी से नहीं पूछना है तो मैंने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा इस फलानी डेट से इसमें बीच में भी मेरा लिखा है कैंसर है, या मेरा जेमिनी लिखा है तो मेरा तो ये हो गया, वो हो गई कि आपने उस डेट ऑफ बर्थ से बॉर्न किया है। बट एक्चुअली में हमें राशि वो देखनी चाहिए जब लगन के समय चंद्रमा जिस भाग में है, जिस राशि में है, वो राशि है। हम नामकरण के समय जब पूछते हैं तो वह वो जो हमें शास्त्री जी पंडित जी बताते हैं वो आपके नामकरण के हिसाब से आपकी नाम राशि और वो ही सत्य मानी जाती है। पेट नेम आप कुछ भी रख लीजिए, एक व्यक्ति के सोनू, मोनू, बिंटू, कुछ भी अलग नाम हो सकते हैं, परंतु उसका जो रियल नेम है वो अलग है। इसका एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूंगा। मेरे एक क्लाइंट थे जय जी, उनकी कुंडली में उनके बच्चे की मैंने जब देखी तो उनकी कुंडली में च से नाम अक्षर निकलता था। अब च से मैंने कुछ नाम सजेस्ट किए जो शायद उनको अच्छे नहीं लगे। अब उन्होंने उसके बाद मॉडर्न नेम रख लिया है, बट मैंने उनको सलाह क्या दिया, मॉडर्न नेम रखिए बट पासपोर्ट, आपके वेडिंग कार्ड, आपके जो मुख्य जहां से आप इंट्रोड्यूस होते हैं, नहीं आधार कार्ड पे भी देखो। आजकल जैसे वो बच्चा बड़ा होगा, अब मैंने आप यहाँ पे थोड़ी सी ट्विस्ट है कि मैंने उस बच्चे का नाम चमन लाल बोल दिया कि च से रख दीजिए। अब देखिए चमन लाल या इसी तरह के कोई और नाम भी मैंने सजेस्ट किए तो वो नहीं चाहेगा मेरे आधार कार्ड पे चमन लाल दिखे, उसने कुछ और रखा। बट आपको अपनी उस नाम की आइडेंटिटी एक जरूर बनानी है क्योंकि वो आपकी नाम राशि है। और एक अगर मेष राशि को हम कुछ वर्ड्स देते हैं, आ ई यू, आप मैं चाहूंगा आप दर्शकों को जरूर बताइए स्क्रीन पे कि हर एक राशि को कुछ वर्ड्स दिए हैं, वो आप उसको ना मानिए, वो आपके एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी नेम्स हो गए हैं। बट आपको जो माननी है वो हमेशा वो राशि माननी है जहां पे चंद्रमा की उपस्थिति हो। मून साइन मतलब मून साइन, तभी तो कहा जाता है मून साइन देखो, और मून साइन ट्रू होती है। तो लेकिन मून साइन किसके बेसिस पे हम निकलते हैं? जहाँ पे चंद्रमा मौजूद हो। जब कोई नवजात पैदा होता है तो जब वो जैसे मान लीजिए आज की डेट में पैदा होता है तो आज चंद्रमा की स्थिति कहाँ पे है, कौन से भाव में है या कौन सी राशि में आती है। अब वहाँ पे देख लेंगे वह राशि वह नक्षत्र वो आप सामने वाले को बताइए, वो राशि मानी जाएगी। अब उसके बाद घर में छोटा बच्चा, बाबू, सोना या कुछ भी अलग अलग नाम बोल देते हैं उसको, जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं होता है, वो उसकी पुकारू नाम है, पुकारू राशि है। बट आपकी जो चंद्र राशि है वो मुख्य मानी जाती है। ठीक है, ये समझ गया। अब इसके बाद में हम चलते हैं सिंह के तरफ। सिंह राशि, जिसको मैं एक्चुअली में कभी सिंह नहीं बोलता हूँ, इसको मैं शेर राशि बोलता हूँ क्योंकि जब आप इसका साइन देखेंगे ना तो एक लॉयन बना हुआ है। ये राशि वाले डरते नहीं हैं। ये राशि वाले अगर आपके सामने हैं तो ये सोचेंगे कि मुझे बहुत ज्ञान है, मतलब जयेश जी जो पूछने वाले हैं मुझे सब कुछ आता है। ये अपने कॉन्फिडेंस की वजह से जीतते हैं, ये लोग अपने ऑरा की वजह से जीतते हैं। इनको हमेशा राज करना पसंद है। ऐसे लोग अगर बिजनेस करेंगे तो मेन चेयर पे बैठेंगे, कैप्टन बनेंगे, लीडर बनेंगे। इनको आप दबा के कुछ नहीं करवा सकते हो, प्यार से बोल के सब कुछ करवा सकते हो। 2025 में सिंह राशि वाले बहुत तरक्की देखने वाले हैं। अपने मान सम्मान, इनका जो अच्छा टाइम शुरू होगा वो स्टार्टिंग के 3-4 महीने छोड़ के, यानी 2025 में ये मार्च अप्रैल के बाद जो तरक्की देखने वाले हैं वो इनके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। फाइनेंसेस वाइज बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, वाहन, घर का सुख, ऐसे सुख भी मिल सकते हैं। रिलेशनशिप में यहाँ पे इनको थोड़ा सा अपने एग्रेशन, ईगो को डाउन करना है क्योंकि जो ज़्यादा गुस्सा करेगा वो ज़्यादा एटीट्यूड में रहेगा और एटीट्यूड वाली चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है, जिसकी वजह से इनके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। अगर ये सही वाणी का, सही शब्दों का और धैर्य से बैठ के बातचीत सुलझा ले तो
रिलेशनशिप में, पति पत्नी के रिश्ते में इनको कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे लोग लव मैरिज करने में बिलीव रखते हैं। इन लोगों को आप अगर कोई पसंद आ गया तो फिर मेरा है तो मेरा ही है भाई, इसको कोई देख ले तो मेरा दुश्मन है। ऐसे लोगों से अगर आपने कोई वार्तालाप कर ली तो अगर आपको बातों बातों में अगर कोई आप कन्विंस नहीं हो तो आपको दुश्मन भी समझ लेते हैं कि वो सही नहीं है। ये लोग एग्जैक्टली सामने वाले से कम्युनिकेशन के थ्रू ही जज कर लेते हैं कि ये कैसा है, उसको आगे कुछ नहीं जानते हैं। ये लोग अपने जीवन में 2025 में कुछ ऐसे सुख देखेंगे जिसमें अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। ये लोग रुका हुआ धन भी पा सकते हैं। इन लोगों को इस साल यानी 2025 में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से अपने शेयर मार्केट को ना छेड़े, यानी अपने शेयर को जहां पे लगाया वहीं पे रहने दीजिए। ये लोग अपने जीवन में अपने परिवार के प्रति बहुत क्लोज होते हैं। इस साल परिवार में किसी सीनियर की तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। ये लोग स्टूडेंट वर्ग वाले जो होते हैं, पढ़ाई में जो मन आया वो पढ़ते हैं, पर इनकी पढ़ाई जो है मुख्यतः कभी कभी पूरी नहीं हो पाती है कुछ कारणवश। पर ये मुख्यतः अपने आप को हमेशा शिक्षित या एजुकेटेड फील ही करते हैं कि हाँ मैंने सब कुछ कर लिया, मुझे सब कुछ आता है, और कर भी लेते हैं। इस राशि वालों को उपाय के तौर पर सूर्य देव की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। अब सूर्य देव की पूजा कैसे करनी है? आपने एक लोटे में जल ले लिया, सुबह उठे, स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाना है। जब जल चढ़ाएंगे वो जो धार बनेगी उस धार में से सूर्य की किरणें आपके शरीर में पड़नी चाहिए। ये क्रिया प्रतिदिन करिए, ऐसा बहुत ही सौभाग्य आपको मिलेगा जो पूरा साल आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। राइट, ओके। अब इसके बाद में आती है कन्या राशि। कन्या राशि वाले 2025 में अपने रुके हुए काम पूरे करने वाले हैं। रिलेशनशिप में पार्टनर कन्विंस नहीं हो रहा है, कर लेंगे। आप इस समय अपने पति पत्नी के रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं, कर लेंगे। इनफैक्ट कन्या राशि वाले अगर कोई सेपरेशन चल रहा है तो उनका पार्टनर उनके पास दोबारा रहने आ जाएगा। इस समय इस राशि वालों को इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा बचना है, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अगर आपका एक बिजनेस है तो R&D करिए अगले बिजनेस के लिए, रिसर्च करिए। आप जल्दबाजी में इमीडिएटली अगर दूसरे बिजनेस का प्लान बनाएंगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं हो सकता है। ऑफिस में कुछ राजनीति आपको परेशान कर सकती है। आप अपने नौकरी को बदलते हुए देखेंगे, 4-5 महीने किया फिर बदल दिया, 4-5। ये लोग क्रिएटिव माइंड के होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, मतलब सोचते बहुत हैं, और जब करते हैं तो कई बार ये गलत फैसला लेते हैं कि अरे यार मैंने ये भी सोचा, वो भी सोचा, A सोचा, B सोचा, पर मैंने तो किया C है। ये लोग ओवर थिंकिंग के बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। इन लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम मुख्यतः पुरानी बीमारियां फिर दोबारा खड़ी हो जाती है। ओवर थिंकिंग के साथ इनको एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये लोग अपने जीवन में बहुत सी परेशानियां देखते हैं परंतु उससे निकल भी जाते हैं। इन लोगों को इनके दोस्तों का, इनके परिवार का बहुत साथ मिलता है। ऐसे लोग अगर कुछ करेंगे तो बड़ा ही करेंगे, ये कभी छोटे में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। बात करूँ उपाय की, तो इस राशि वालों को बुधवार के दिन हरी चीज़ का दान ज़रूर करना चाहिए। अब हरी में आप गाय को हरा चारा खिला दीजिए। आप मान लीजिए कि कोई छोटे बच्चे हैं, आपको हरी टी-शर्ट, हरा कपड़ा गिफ्ट कर दीजिए। ऐसा करना इस राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। ओके। और इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कोई, स्टूडेंट वालों के लिए तो इस समय थोड़ा संभलना है, क्योंकि जो पढ़ाई नहीं कर रहे थे वो शायद ये साल भी ऐसा ही निकाल देंगे। क्योंकि जैसा मैंने बताया, ओवर थिंकिंग, मैं आज करूँगा, कल करूँगा, इस चीज़ में वो एग्जैक्टली टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। अच्छा, इस राशि वालों को एक सलाह और देना चाहूँगा। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जो इन्फ्लुएंसर है, जो इस राशि है, तो ये साल उनको ग्रो करने का होगा। मतलब जो उन्होंने सोचा है कि मैं ऐसा करूँ, तो उसको ऑन पेपर नहीं, ऑन ग्राउंड ले आइए। ओके। और इसके बाद आती है फिर तुला राशि। तुला राशि वाले अपने जीवन में बड़े से बड़े फैसले लेंगे। ऐसे लोग रिस्क वाले काम करने से डरते नहीं हैं। आप मान लीजिए मुख्यतः अगर कोई लीकर का बिजनेस शुरू करना चाहे, तंबाकू, पान, बीड़ी का बिजनेस, तो ये वाली राशि वाले कर ले, इनको सफलता मिल जाती है। इनफैक्ट मैं अगर आप पूछे 2025 में इनको क्या बिजनेस करना चाहिए, तो ये वाले बिजनेस भी शुरू करें तो उनके लिए मच बेटर रहेंगे। इस राशि के लोग अपने जीवन में रिलेशनशिप को बहुत स्मूथली चलाते हैं, यानी सबको बैलेंस रखते हैं। मैं अपने घर को बैलेंस रखूंगा, मैं अपने रिलेशनशिप को बैलेंस रखूंगा, मैं अपने करियर को बैलेंस, ये मिक्स नहीं होने देते हैं। इसकी वजह से ये लोग जल्दी कामयाब हो जाते हैं। अगर आप मुख्यतः देखेंगे ना, इस दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट बनाएंगे तो आपको इस राशि का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा। वो इसलिए क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, वो सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। ये लोग मतलब अगर आपके साथ बैठे हैं तो आपसे क्या ज्ञान मिलेगा वो ले लेते हैं, उसके साथ बैठे हैं उससे क्या मिलेगा। इनको आई कैचर कह सकते हैं, इनको ये कह सकते हैं कि ये मैग्नेट है, हमसे बहुत कुछ लेंगे, देना है वो उनके ऊपर डिसाइड करता है। 2025 का साल इनके लिए बहुत हद तक कुछ काम अधूरे उनको पूरा करने वाला होगा।
पति पत्नी का रिश्ता बेहतर हो सकता है। आए दिन जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो भी ठीक होगा। रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर से जो वाद विवाद में है वह भी ठीक होगा। इनफैक्ट अपने पार्टनर को शादी के लिए प्रपोज कर दो और साल के अंत में घर वालों की सहमति भी मिल जाएगी। दैट मीन्स गुड न्यूज़ फॉर दिस ज़ोडिएक साइन कि लव मैरिज के चांसेस पूरे हैं। जो लोग सिंगल हैं मई के बाद अपने लव पार्टनर से ज़रूर मिलने वाले हैं। पंचम भाव पे किसी नकारात्मक ग्रह की दृष्टि ना होने की वजह से ये लोग संतान सुख की प्राप्ति, ये लोग अपने इमोशन को जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे, अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होंगे। ये स्टूडेंट वर्ग वाले जो लोग हैं अपनी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा सीरियस होंगे। इनफैक्ट इनको ऐसा लगेगा हम टाइम वेस्ट ना करें और पढ़ें, पर ये ज़्यादा कुछ डेडिकेटली कर नहीं पाएंगे, सोचेंगे ही ज़्यादा। बट अगर इनको सही सलाह सही मार्गदर्शन मिलता है तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को फोकस भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। ऐसे लोग नौकरी कर रहे हैं तो साइड इनकम ज़रूर शुरू करें, एक इनकम पे डिपेंड ना रहे। इन लोगों को उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा करना इनके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। ओके, और इसके बाद फिर वृश्चिक स्कॉर्पियो। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले स्पष्टवादी हैं। ये ऐसी राशि है, अगर आपके दोस्त स्कॉर्पियो के हैं, अगर आपकी दोस्त की राशि ये है तो मैं आपको बता दूं ये बहुत लॉयल है। इनको ना झूठ बोलना पसंद है ना झूठ सुनना पसंद है, ना धोखा देते हैं ना धोखा लेते हैं। यानी अगर धोखा दे दे तो पार्टनर का मुंह देखना भी पसंद नहीं करेंगे। ये लोग हर किसी की बातों में आते नहीं हैं, बट अगर जब इनको कोई लगता है कि ये मेरे लेवल का है तो उसको पाने के लिए पूरा जी जान लगाते हैं। ऐसे लोग लव मैरिज में तभी बिलीव करते हैं जब सामने वाला एफर्ट्स डालता है। इन लोगों को हमेशा सामने वाले की बातें जब पसंद आती है तो अपनी बातें बोलते हैं। 2025 का साल स्कॉर्पियो यानी वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अपने सपने पूरे करेंगे, जो ड्रीम जॉब थी वो मिलेगी, बिजनेस में आपकी ग्रोथ होने वाली है। पति पत्नी के रिश्ते में किसी तीसरे इंसान की वजह से वाद विवाद बढ़ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। पति पत्नी के रिश्ते में यहाँ पे धैर्य और संयम बरतना बहुत ज़रूरी है। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में उनका जीवन का एक सही पार्टनर उनको जरूर मिलने वाला है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको भी कुछ अच्छी खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। यानी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, मिला जुला साल रहेगा जिसमें ज़्यादा चांसेस सक्सेस के हैं। स्टूडेंट वालों को इस समय अपनी पढ़ाई की वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, वो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ज़्यादा समय लेंगे। अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 2025 आपके लिए बेटर रहेगा। हेल्थ वाइज आपको यहाँ पे स्टमक प्रॉब्लम और लेग्स की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, जिसके लिए आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है। इस राशि वालों को हनुमान जी की पूजा मंदिर में जाके ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इस राशि के स्वामी हैं मंगल। तो अगर मंगल देव को प्रसन्न करना है तो मंदिर में जाके हनुमान जी की पूजा ज़रूर करें। और इसके बाद फिर धनु राशि। धनु। अब बात करते हैं धनु राशि की। देखिए धनु राशि, मैं राशि आगे बताने से पहले मैं बता दूं, अगर आपका प्रश्न ये आता है, पहले ही जवाब दे रहा हूं मैं कि अंकित जी 2025 में ऐसी 4 राशियां बताइए जिनके लिए बेस्ट ईयर रहेगा। तो वो 4 राशियां ज़ोडिएक साइन की लास्ट 4 ही हैं। अच्छा। धनु, मकर, कुंभ, मीन। दोनों राशियां शनि की और बृहस्पति की हैं। ये साल मुख्यतः उनको देगा बहुत, लेगा जरूर। वो लेगा कैसे? मान लीजिए 2022, 23, 24 में जो आपने कर्म किया, शनिदेव ने आपके सारे कर्म नोटिस कर लिए, अब देने का समय आ गया है। तो स्टार्टिंग के 3 महीने में आपको बहुत खुशियां मिल सकती है अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं। अगर आपके बुरे कर्म है तो कहीं ना कहीं शनिदेव आपको इस समय प्रभावित भी कर सकते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर मकर राशि की। मकर राशि वाले नेचर वाइज स्पष्टवादी हैं। ये लोग किसी से घुलना मिलना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। ये लोगों को अगर आप देखोगे ना तो ये साइड में रहकर एकांत में रहना, एकांत में सोचना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये लोग जो होते हैं छुपे रुस्तम होते हैं। ये लोग अपनी बातों को हर किसी के सामने रखते नहीं हैं। ये लोगों को धोखा इसलिए मिल जाता है क्योंकि जब ये किसी को बोलते हैं तो अपना मान लेते हैं, और जल्दी अपना मानने की वजह से लोग इनका फ़ायदा उठाता है। इन लोगों के ऊपर नेगेटिविटी भी बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं अपने आप को ज़्यादा ओपन नहीं रखते हैं, आइसोलेट रखते हैं। तो लोग इनको याद करते हैं, अरे वो क्यों नहीं आ रहे हैं, अरे वो कहाँ पे है, ऐसा। तो उसकी वजह से ये लोगों के नज़रों में रहते हैं। यानी घर पे बैठे हैं फिजिकली, बट मेंटली लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। 2025 का साल इनके लिए मिला जुला रहने वाला है। फ़ायदा शुरू होगा इनके कर्म के ऊपर। अगर इन्होंने अच्छे कर्म किए हैं तो 2025 आपके लिए गोल्डन ईयर साबित होगा। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो शनिदेव आपकी हर सज़ा का, हर बात का फल ऐसा देंगे जो आपको हमेशा याद रहेगा।
मार्च अप्रैल से पहले पहले आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। पति पत्नी का रिश्ता थोड़ा एवरेज रह सकता है। सिंगल लोगों के लिए यहाँ पर कुछ पुराने रिश्ते फिर दोबारा आ सकते हैं। घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है जो आपको परेशान कर सकती है। फाइनेंशियली आपका पैसा खर्च हो सकता है। आप यहाँ पे करियर में कुछ अच्छे मौके आएंगे। हो सके तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों से मिलना शुरू करिए। अपने आप को एक्सप्लोर करिए, बैठिए मत। जितना हो सके अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे वो आपके लिए बेटर रहेगा। इस समय परिवार में किसी सदस्य की एंट्री भी हो सकती है, यानी लव मैरिज करना चाहते हैं तो वह भी आपके लाभकारी है। संतान सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस साल आपको खुशखबरी जरूर मिलेगी। मकर राशि वालों को पूरे साल शनिदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। काले वस्त्रों का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। इनके लिए ये बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस राशि वालों को ये रेमेडी पूरे साल करनी चाहिए। ओके। बात करें कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि वाले अपनी लाइफ में कुछ भी करते हैं धड़ाक से करते हैं। इन लोगों को डर नहीं लगता है। ये लोग बेखौफ होके हर किसी सामने कैसी बात करनी है पता लगता रहता है। ये लोग जब एक टाइम पर किसी के साथ है तो उसी के साथ अपना लॉयल्टी से रिश्ता निभाते हैं। इन लोगों को मल्टी रिलेशन रखना पसंद नहीं है, यानी इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं परंतु लॉयल्टी एक के साथ ही है। ऐसे लोग 2025 में बहुत कामयाबी देखने वाले हैं। अपनी कामयाबी की वजह से इनके फाइनेंसिस जो प्रॉब्लम चलती आ रही है वो भी ठीक होगी। फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो करने वाले हैं। नए काम मिलने वाले हैं। नौकरी में कुछ काम के लोड की वजह से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। व्यापार में आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी रहेगी। पति पत्नी का रिश्ता भी बेहतर होगा। जिन लोगों का शादी का प्लान है उनकी शादी भी इस साल ज़रूर होगी। यहाँ पे सिंगल लोगों को भी खुशखबरी ज़रूर मिलने वाली है। बात करें स्टूडेंट वर्ग वालों की, सीखने का बहुत मौका मिलेगा। इस साल आपको बहुत कुछ सीखना है। इनफैक्ट ये साल को आप लर्निंग ईयर कह दो कि मुझे सीखना ही है, जिससे जो ज्ञान मिल रहा है वो मैं ले लूँगा। बात करें उपाय की तो इस राशि वालों को ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का उच्चारण प्रतिदिन जरूर करें। ऐसा करना उनके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। ओके। और अब आखिरी राशि। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए 2025 का साल मिला जुला रहने वाला है। इनकी लाइफ में 2025 में कुछ जाएगा नहीं, आएगा ही आएगा। परंतु अगर ध्यान दें, सही समय पे सही शब्दों का चुनाव करें, सही व्यक्तियों का चुनाव करें तो इनके लिए साल बहुत बेहतर भी हो सकता है। मीन राशि वाले मुख्यतः अपनी बातों को खुल के बोलने में थोड़ा संकोच करते हैं। ये सामने वाले का कंफर्ट ज़्यादा देखते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला इनका फ़ायदा उठा लेता है। इस राशि वालों को थोड़ा संभलना चाहिए। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। धैर्य के साथ, संयम के साथ हर शब्दों का चुनाव करें। अपने आप को ओवर थिंकिंग में ना ले जाएं। अपने आप को डिस्टर्ब ना रखें। अपने स्पष्ट नेचर को हमेशा बनाए रखें। 2025 का साल इनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जय जी, इनके बहुत से काम अधूरे पूरे होंगे। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। सिंगल लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है। जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है मार्च अप्रैल के बाद वह भी सुधर जाएगी। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनको भी अच्छी खुशखबरी ज़रूर मिलने वाली है। स्टूडेंट वर्ग वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी पढ़ाई की वजह से अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा गिने जाएंगे। पढ़ाई की वजह से ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं अपने काम की वजह से ट्रैवल करेंगे, वो भी लाभकारी रहेगा। नौकरी पेशे वालों को कुछ चेंजेस देखने पड़ सकते हैं। अपने फाइनेंशियली स्टेटस को थोड़ा और बढ़ता हुआ देख सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे हेल्थ की, तो हेल्थ वाइज कुछ पुरानी बीमारियां फिर इनको परेशान कर सकती है। ये बैक प्रॉब्लम को लेकर भी थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हैं। उपाय के तौर पर इस राशि वालों को पीले वस्त्रों का दान जरूर करना चाहिए। ये हर वीरवार को ऐसा करते हैं तो उनके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। ओके। तो ये हमने पूरे राशियों का एक प्रेडिक्शन देखा 2025 के लिए। पर जब हम प्रेडिक्शंस की बात करते हैं तो प्रेडिक्शंस एक साल के लिए, आने वाले साल के लिए कई तरह से निकल सकता है। उसमें न्यूमरोलॉजी हो सकती है, आपका जिस तरह से हमने राशि का देखा वो हो सकता है। कोई सनसाइन को मानता है तो सनसाइन के थ्रू, वो न्यूज़पेपर में जो डेट्स के थ्रू आता है वो हो सकता है। इतने सारे तरीके हैं, माने किसको, कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत सारे वे हैं पता करने के लिए, बट मुख्यतः जो लोग मुझसे पूछते हैं मैं तो उनको एक ही सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली के एक तो लगन को हमेशा चेक करते रहिए कि आपका लगन कैसा चल रहा है गोचर में। अब गोचर का मतलब क्या होता है दर्शकों को बता दूं, आज का समय, यानी आज का मेरा समय कैसा है, आज मेरे जो लगन का स्वामी है या जो मेरी राशि है वो गोचर में कैसा इफेक्ट डाल रही है। वो अच्छा डाल रही है तो मेरा वैसा, उसके साथ वैसा बाउंड बनेगा। तो आपको जब भी अपनी कुंडली देखनी है, आज का गोचर देखना है और आपकी राशि जो नाम की राशि है वो नहीं, जो चंद्र राशि है उसको मानना है। उसके हिसाब से मानेंगे तो आपको क्लैरिटी बहुत इनफैक्ट मिल जाएगी सही ढंग से। मैं यहाँ पर आपके थ्रू लोगों को बताना चाहता हूँ एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ प्रेडिक्शन बताने का कोई टूल नहीं है। देखिए, आपने तमाम लोगों को आपस में बात करते हुए सुना होगा कि भाई
मैं तो इस पे विश्वास नहीं करता, भाई मुझे नहीं लगता ये सब सही है। देखिए, अब प्रश्न ये उठता है कि एस्ट्रोलॉजी को मानने ना मानने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। इनफैक्ट मैं जयेश जी ये पूरी तरह से 100% क्लियर कर सकता हूँ और श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी हर इंसान की लाइफ में है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं। अब एक किसान है जिसको एस्ट्रोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं है, अपना काम पे जा रहा है, घर पे सो रहा है, काम पे जा रहा है, घर पे सो रहा है। जब वो फसलों को बोएगा तो ऋतुओं के अनुसार बोएगा। अब ऋतुओं का अनुमान कहाँ से लगाया जाता है? सूर्य और चंद्रमा की गति से, जो कहाँ से निकले हैं? एस्ट्रोलॉजी से। राइट। एस्ट्रोलॉजी एक प्लानर है। आप जा रहे हैं, आपको अचानक कोई आपकी दुर्घटना हो गई है, एक तो वो प्रॉब्लम। अगर आप जा रहे हैं और आपको पहले से किसी ने अलर्ट किया, भाई गाड़ी ध्यान से चलाना, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो साथ में किसी को लेके जाएंगे, मे बी आपकी जो प्रॉब्लम है 90% सॉल्व हो जाए, ना हो तकलीफ ऐसा हो। इनफैक्ट इलाज तो डॉक्टर ही करेगा, करेक्ट, बट राय आपको उस दर्द से, उस प्रॉब्लम से कम कर सकती है। तो एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी को आप फ्यूचर प्लानर का नाम अगर दें तो वो गलत नहीं होगा। Okay. अगर इसको सेकंड नेम, अल्टरनेटिव नेम देना है तो फ्यूचर प्लानर इज द बेस्ट नेम फॉर दिस। ओके, समझ गया। एंड क्योंकि हमने बहुत सारी इसमें कपल्स के बारे में बात की, शादीशुदा लोगों के बारे में बात की, बट उसका ऑपोजिट कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो आपका ब्रेकअप्स ज़रूर करवाते हैं? आज के समय ब्रेकअप जो प्रॉब्लम है बहुत नॉर्मल हो गई है। ऐसे ऐसे डेटिंग साइट्स आ गई है कि लोग अपने इंटरेस्ट आज के समय डालते हैं और कुछ महीने बाद पता लगता है कि उनके पार्टनर उनके साथ लॉयल्टी से नहीं है। अब ये तो बात रहेगी जनरल, जो आज के समय प्रैक्टिकल चल रही है। अब अगर उनको मैं जवाब देना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगा जयेश जी कि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है। शुक्र यानी वीनस ग्रह। अब वीनस लग्जरी का, फेम का, इमोशंस का, सेक्सुअल डिज़ायर का ग्रह है। शुक्र एक्टिव तो आपकी बॉडी एक्टिव, शुक्र वीक तो आपका सब कुछ वीक। ओके। अब आपने बात करी ब्रेकअप का। अब शुक्र अगर पाप ग्रहों के साथ कहीं भी बैठ जाए, अब आप पूछेंगे कि पाप ग्रह कौन से होते हैं? राहु, केतु, शनि, मंगल। इनमें शनि को क्रूर ग्रह कहा जाता है, मोर एग्रेसिव ग्रह कहा जाता है। अगर राहु के साथ ये बैठ जाएं, मैं सभी दर्शकों को एक बात बोलना चाहूँगा, आप ऑनलाइन कोई एस्ट्रोलॉजी पोर्टल खोलकर वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भर के अपना एक लगन चार्ट निकलेगा, उसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए। अब वो आपको बार बार निकाल के रखना है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स ज़रूर मैं डिस्कस करूंगा जो लोगों को ईजी रहेगा कि भाई मेरे को ये पता लगेगा कि मेरा पार्टनर कैसा है, मैं कैसा हूँ, तो उनके लिए बहुत ईजी होगा। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र कहीं पे भी पाप ग्रह के साथ बैठ जाए तो वह व्यक्ति अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला पाता है। ओके। इनफैक्ट अगर 5th हाउस में बैठ जाए तो रिलेशनशिप तो रहेंगे, बट रिलेशनशिप में आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। और 2 पाप ग्रह, अब 2 पाप ग्रह यहाँ पर कौन से हो गए? या तो राहु शनि, केतु मंगल, या राहु मंगल, या राहु शनि, या केतु और मंगल। अगर 2 पाप ग्रह भी बैठ जाते हैं तो वह व्यक्ति भी अपने जीवन में कंफ्यूज रहता है, फोकस नहीं कर पाता है। और फोकस तो हर काम में चाहिए होता है। आप रिलेशनशिप में अगर पार्टनर के प्रति फोकस नहीं है तो पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। फिर आप अपने में गलती नहीं देखेंगे, सामने में देखेंगे। वही अगर करियर में फोकस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो फोकस्ड हटाने में पाप ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर किसी की भी कुंडली में लगन में, पंचम भाव में, 7वें भाव में अगर पाप ग्रह के साथ राहु, केतु, शनि, मंगल के साथ शुक्र बैठ जाए तो वह व्यक्ति के रिलेशनशिप नहीं चल पाते हैं। ओके। जयेश जी, एक और नकूना। अब मैं इन सबको ना नकूना बोलता हूँ, तो मैं दर्शकों को चाहूँगा नकूना वर्ड को समझिएगा। द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड इज कि जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, अगर किसी कुंडली में पहले हाउस में, उसकी कुंडली में 9th हाउस में और 11th हाउस में अगर बुध शुक्र साथ में बैठ जाए और राहु साथ में आ जाए या केतु साथ में आ जाए, जय जी, ऐसे लोग मुख्यतः मैंने देखी है कुंडली, उनका जो रिश्ता होता है, उनके रिलेशनशिप होते हैं ना, अपने से छोटी, अपने से बड़ी उम्र के साथ होता है। अब आप सोचेंगे इसमें इंटरेस्टिंग क्या बात बोल दी। वो रिलेशन में स्टूडेंट और टीचर होते हैं। ओके। अब आप सोचिए, एक गुरु और एक विद्यार्थी के बीच में संबंध रहता है, तो वो एक अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, अटैचमेंट भी कह सकते हैं, या इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। मतलब या तो गुरु का बहुत इंटरेस्ट होगा उस स्टूडेंट की तरफ या स्टूडेंट का होगा। इसके साथ साथ जिसकी भी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी 10वें भाव में आ जाए, यानी 5th हाउस का लॉर्ड
10th में आ जाए, 7th हाउस का लॉर्ड 10th में आ जाए। जय जी, ऐसे लोग अपने पार्टनर कहीं ना ढूंढे, एक जगह पे उनको मिलेगा और वो है उनके ऑफिस में। ओके। उनके ऑफिस में ही उनका लविंग पार्टनर मिलेगा और उससे उनकी शादी हो भी जाती है। बट ये शादी अब अगर राहु केतु बैठ जाए तो लंबी चलती नहीं है। यानी कि मोस्टली ब्रेकअप होने में शुक्र के साथ इन पाप ग्रहों का रोल आ जाए तो वह व्यक्ति अपने जीवन में रिलेशनशिप लंबा नहीं चला पाता है, धोखा बहुत जल्दी मिल जाता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जिन लोगों को पता नहीं है कि आपने 2 टर्म्स मतलब एक ही टर्म एक्चुअली उसका इस्तेमाल किया, 5th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड, इसका क्या मतलब होता है? 5th हाउस, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके 5th हाउस में 1 नंबर लिखा है। नंबर्स लिखे होते हैं लगन चार्ट में 1 2 3 4 5 ऐसे 12 तक लिखे होंगे। अगर 5th में 1 नंबर लिख रहा है और उसका लॉर्ड क्या है? मंगल। और अगर वो 10th हाउस में, आपकी स्क्रीन पे दिखाइएगा, 10th हाउस में अगर मंगल लिखा है और 5th हाउस में 1 नंबर लिखा है तो वह व्यक्ति की पार्टनर, उस व्यक्ति के रिलेशन अपने ऑफिस में ज्यादा रहेंगे। ओके। पर लॉर्ड का क्या मतलब होता है? भगवान, हर ग्रहों के एक भगवान होते हैं। ओके। जैसे मेष राशि के स्वामी मंगल हो गए, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हो गए, मिथुन राशि के बुध हो गए। हर एक लॉर्ड, एक भगवान दिया गया है हर राशि को। तो उन्हीं के द्वारा हम उनकी प्रेडिक्शंस बताते हैं कि आपको क्या है। देखिए, कुंडली किसी की खराब नहीं होती है। आपकी कुंडली में एक ग्रह खराब हो सकता है, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर खराब हो सकते हैं, 2 खराब हो सकते हैं, 5 खराब हो सकते हैं, बट कुंडली में एक ग्रह आपका अच्छा हो तो वह आपको हमेशा बचा के रखता है। ओके। मैंने यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे ना कुछ कुंडलियाँ रिसर्च करी है। देखिए, आपने एलन मस्क का नाम तो सुना होगा। बिल्कुल। अब एलन मस्क पिछले 7-8 साल में जो उसने ग्रो किया है वो अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं किया है। आप सोच सकते हैं वो क्यों कर रहे हैं? उनको वो ग्रो करवा रहे राहु। राहु एक ऐसे ग्रह है जिसको अगर हम कलयुग का ग्रह बोले, इसको हम अगर बोले कि इसको समझना आसान नहीं है। अगर ये आपका है तो आपका है, मेरा है तो मेरा है। ये अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मंगल का बैठा है तो मंगल की एक्टिंग करेगा, क्योंकि राहु इज ओनली हेड। राहु की बॉडी नहीं है, माइंड है। तो माइंड कनेक्शन के लिए मैं जयेश जी के साथ बैठा हूं तो मैं जयेश जी के थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करता हूं, तो मैं वैसा ही रिएक्ट करूंगा जयेश जी को जो सुनने में अच्छा लगेगा। जयेश जी को प्रैक्टिकल बातें अच्छी लगती है तो मैं प्रैक्टिकल ज़्यादा बोलूँ, जयेश जी को ऐसी बातें अच्छी लगती है तो मैं वो बोलूँ। तो एक्चुअली में राहु का रोल है। तो मैं बात कर रहा एलन मस्क की। अब देखिए, एलन मस्क ने आउट ऑफ द सब्जेक्ट जाके काम किया। क्या काम किया उन्होंने? स्पेस में जाने के लिए वो अपना रॉकेट यूज़ किया जो अनयूज था। अगर आप देखेंगे, नासा भी इसको थोड़ा हैरान होकर देख रहा है कि आखिर भाई एलन मस्क ने ऐसा कर दिया, पर वो एक जिद्दी थे। उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स। राहु क्या कहता है कि भाई तुम कुछ करो तो अलग करो। अगर तुम सीधे ऐसे जैसे घोड़े के लगा होता है, अगर सीधे चलोगे तो तुम कभी राहु को समझ नहीं पाओगे। राहु कहता है कि मैं तुम्हें दे रहा हूं तो लेके दो, क्या ले सकते हो। तो एलन मस्क को तरक्की दी। इसके बाद एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। आप मुकेश अंबानी जी को देख लीजिए। मुकेश अंबानी जी 2001 में उनके ऊपर राहु की दशा शुरू होती है। अब 2001 के समय में हम क्या देखते हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हो जाती है। पिताजी गुजर जाना, घर परिवार में अशांति का माहौल रहना, भाई के साथ आर्ग्यूमेंट होना, और मतलब कुछ सेटलमेंट नहीं समझ आती है। अब उस समय उनको एक फोकस्ड गोल दिया गया कि सर आप सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस कर लो, आप जीत जाओगे। सुना, अप्लाई किया। आप भारत में मोबाइल क्रांति लाने वाले अगर इंसान का नाम दे तो उसमें मुकेश अंबानी जी का नाम हम सबसे पहले लेंगे। 2006-07 के बाद आप देखें तो रिलायंस हर तीसरे चौथे आदमी के हाथ में था। मतलब आप मोबाइल को इतना इजीली आप ले पा रहे थे। उससे पहले तो आउटगोइंग इनकमिंग फ़ोन लेना मुश्किल हो जाता था। तो सोचिए, आउट ऑफ द सब्जेक्ट गए कि मुझे अब ये सब नहीं सुनना है, मुझे फोकस रहना है, और उन्होंने तरक्की दिखाई। आज वो देख लीजिए कहाँ पे पहुँचे हैं। एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, सलमान खान जी। अब सलमान खान जी को 2003 में शनि की दशा आती है। अब शनि की दशा व्यक्ति को ज़मीन से आसमान पहुंचा देती है, आसमान से ज़मीन पे भी ला देती है। 2003 के बाद सलमान खान जी की जितनी सक्सेस है, उनकी 2003 से पहले की सक्सेस और बाद की देख लीजिए, आप हैरान हो जाएंगे। वो सक्सेस क्रॉस 5 मल्टीप्लाई 5 ही निकलेगी। क्योंकि उनको शनिदेव बहुत कुछ दिया, शनि ने बहुत कुछ दिया। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, आप विजय माल्या जी। अब विजय माल्या ने जब इनको दशा शुरू हुई,
अब देखिए इन्होंने लीकर का बिजनेस क्यों शुरू किया, क्योंकि इनकी कुंडली में शनि और राहु साथ में है। शनि लीकर का काम करवाता है, शनि और राहु ने लीकर का काम कराया। अब जब ये उससे पहले भी करते थे, प्लानिंग करते थे, बट जब इन्होंने इस दशा में शुरू किया तो देख लीजिए कि किंगफिशर बियर बनाते बनाते किंगफिशर एयरलाइन शुरू कर दी। करेक्ट। नाम नहीं चेंज किया, क्योंकि उनको पता है कि मुझे अब डेडिकेटेड गोल मिल गया है। और उस दशा ने उनको इतना आगे बढ़ा दिया कि रातों रात तरक्की अगर किसी ने देखी है तो विजय माल्या ने देखी है। आज मैंने 10 लगाया तो कल मैं 1000 देख रहा हूँ, आज 1000 लगाया तो कल मैं 10,000 देख रहा हूँ। वो तरक्की देखी है। एलन मस्क, सलमान खान, विजय माल्या, मुकेश अंबानी ऐसे एग्जाम्पल है जो राहु, केतु, शनि, मंगल के प्रभाव से रातों रात तरक्की करके मेहनत के दम पर बहुत आगे बढ़े हैं। तो मतलब ऐसी चीज़ें जिनसे यूजुअली लोग डरते हैं कि अगर इनका प्रभाव हम पे पड़ा तो क्या हो जाएगा, लोगों को वो लगता है, बट ये वो लोग हैं जिन्होंने इन्हीं के प्रभाव में बहुत अच्छा किया, जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स, जिन्होंने एक्चुअली में समझा, जिन्होंने ये समझा कि मुझे अब मेरा टाइम आ गया है, मुझे अब स्टेज मिल गया है, अब मुझे परफॉर्म करना है। देखिए आपको स्टेज दे दें और आप वहाँ खड़े खड़े सिर्फ आप वेट करें कि कब मेरा अच्छा समय आएगा, तो नहीं आएगा। मेहनत हर काम मांगता है। मैं अब अपने घर से चलकर यहाँ पे आया हूँ, ये मेरी मेहनत है। अब मैं जो यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, ये मेरे ग्रह मेरे को जो पॉजिटिव नेगेटिव करना है वो करेंगे। मेहनत तो मैंने करी, राइट। मेहनत ही हर चीज़ को मांगता है। तो इन सब ने मेहनत करी और मेहनत के दम पर आज अपना लोहा मनवा रहे हैं और आगे भी मनवाते रहेंगे। ओके। तो कुछ ऐसे भी ग्रह होते हैं जो आपको शायद बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो ला के दे दे, जब आप उसके लिए मेहनत भी नहीं कर रहे हो तो भी? नहीं, देखिए आप मेहनत करोगे तभी धन आएगा। मैं इसमें भी राहु का एक बार नाम लेना चाहूँगा। राहु की दशा व्यक्ति को जीरो से हीरो बना देती है। ओके। अब आप बार बार सोच रहे होंगे अंकित जी ये राहु राहु बोल रहे हो, राहु की उत्पत्ति है, राहु है क्या? देखिए राहु एक ऐसा ग्रह है जिसको समझना आसान नहीं है। आपको अगर उसको समझना है या उसको अपनाना है तो सबसे पहले तो राहु को एक्टिवेट करिए। अब राहु एक्टिवेट कैसे होता है? पॉजिटिव वे में। राहु को सबसे ज़्यादा पसंद है नीला कलर। अब जितना नीला पहनोगे उतना राहु पॉजिटिव है। ओके। अब ये कब पहनना है? जब आप सक्सेस में जा रहे होंगे। मान लीजिए आपको नींद नहीं आ रही, एंजाइटी बहुत है, ओवर थिंकिंग है, घर में अकेलापन रहता है, सब होने के बाद भी आपका बिजनेस डाउन है, तो राहु खराब है, तब मत नीला पहन लीजिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब ये कब पहनना है? जब को लगे कि अब मुझे ग्रोथ मिल रही है, या जब आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है, या जब आपके गोचर में राहु एक्टिव हो गए हैं कि अब मेरा पूरा महीना राहु का है, मैं नीले कपड़े पहनूंगा। राहु की दूसरी सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप जितना हो सके गाली गलौज कम करें या ना करें। अगर आपकी वाणी साफ, आपका मन साफ, तो आपकी तरक्की पूरी है। देखिए राहु का हिंदुस्तान में एक इकलौता मंदिर है जो बहुत से लोगों को नहीं पता है। राहु का मंदिर, देखिए उत्तराखंड को ऐसे ही देवभूमि नहीं बोला जाता है। उत्तराखंड में एक गांव है, उस गांव का नाम है पठानी गांव। ओके। उस गांव में एक मंदिर है जो इकलौता, वैसे तो हिंदुस्तान में राहु और केतु का दक्षिण भारत में भी एक मंदिर है, परंतु अकेले राहु का सिर्फ इकलौता मंदिर है, वो उस गांव में है। अच्छा। उस गांव में शिव भगवान की पूजा की जाती है और चारों तरफ दीवारों में सिर बने हुए हैं। सिर यानी कि राहु बने हैं। कहा जाता है विष्णु भगवान ने जब राहु का वध किया था, यानी जब उनका धड़ शर से अलग किया था, तो सर को उन्हीं पत्थरों के नीचे दबाया था, क्योंकि पांडवों के ऊपर भी राहु का प्रभाव था। अब पांडवों ने राहु दोष को, राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए महादेव की पूजा शुरू करी थी। तो वह स्थान इतना पवित्र है कि आज भी वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं। और मैं तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बोलूँगा कि अगर आप कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाने तो इस जगह का प्लान बनाइए, राहु के अच्छे प्रभाव भी आप ज़रूर देखेंगे। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई आपने ये तो। पर एक और चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे जैसे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, पॉडकास्टर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं। सोशल मीडिया पे अगर फेमस होना है आपको, तो उसके लिए कोई ग्रह होता है? ज़रूर। आपकी जन्म पत्रिका में 3rd हाउस और 9th हाउस, मीडिया में, सोशल मीडिया में
अब मीडिया यानी न्यूज़ के साइड जाना हो, सोशल मीडिया यानी आप इन्फ्लुएंसर, यहाँ तक कि पॉडकास्ट में सफल होना, और पॉडकास्ट के बाद आप वीडियो ब्लॉगिंग करते हैं उसमें भी सफल होना, इन दोनों भाव से देखा जाता है। अगर कुंडली में बुध एक्टिव है, बुध आपका बुद्धि का देवता, यानी आप अगर जितना शार्प माइंडेड हैं उतना ही आपके लिए बेटर है। तो अगर आपकी कुंडली में 3rd हाउस में और आपके 9th हाउस में शुभ ग्रह बैठे हैं, राहु केतु शनि मंगल को छोड़कर शुभ ग्रह बैठे हैं, या खुद के घर का स्वामी खुद, अब ये बात ऐसे है कि वहाँ पे अगर खुद के स्वामी बैठे हैं, मतलब जिनका वो लॉर्ड है उनका वो खुद बैठे हैं, तो वह व्यक्ति अपने आप को सोशल मीडिया में ज़रूर लाए। अगर वो और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कुछ क्वारा पे अपने नोट्स लिखने शुरू कर दें, राइटिंग करना शुरू कर दें, उनकी कला से लोग उनको ज़्यादा जानेंगे। किसी ना किसी तरह से सोशल मीडिया पे रहेगा, किसी ना किसी तरह से, मतलब मान लीजिए ट्विटर पे कुछ ना कुछ लिखिए, लोगों के लाइक्स आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे लोगों को एक्टिव भी रहना है, तो जल्दी अपनी कुंडली में ये देखिए, अगर आपके 3rd हाउस और 9th हाउस में पॉजिटिव ग्रह बैठे हैं या खुद के ग्रह का स्वामी बैठा है अपनी ही राशि में, तो वह व्यक्ति सोशल मीडिया में कामयाब ज़रूर होगा। ओके। और जब किसी का जन्म होता है तो कुंडली बनाई जाती है, उस कुंडली को देख के तभी जन्म के वक्त ही आपको पता चल सकता है कि ये बड़े होके या किसी भी एज में विदेश यात्रा करेगा, कहीं आउट ऑफ इंडिया जाके ही सेटल हो जाएगा। जय जी, जब व्यक्ति सबसे पहले तो जब पैदा होते हैं, कोई भी बच्चा जब पैदा हो, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि पैदा होते ही कुंडली ना बनाए। अच्छा, ना बनाए। क्यों? देखिए, नवजात है, अभी आप उसको अगर सांप पकड़ा देंगे तो उससे भी खेल लेगा। अभी उसको अच्छे बुरे की समझ नहीं है, हम तुम का मतलब नहीं पता है, आप उसकी तकदीर नहीं बना रहे हैं, आप उसके जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी नहीं है। राइट। आप बच्चे की कुंडली मुख्यतः 9 साल की उम्र के बाद बनाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। वैसे कई लोग बना लेते हैं, हम इसको क्लेम ये नहीं कर रहे हैं कि नहीं बनानी चाहिए, बट आप बच्चे के भाग्य की अभी फिक्र ना करें, क्योंकि अभी वो बच्चा जो है वो छोटा है। 9 साल की उम्र के बाद अगर आप कुंडली बनाते हैं तो उसमें आपको डायरेक्शन मिल सकता है। अब मैं मान लीजिए 3 साल के बच्चे की कुंडली देखूं, आपका बेटा जो अफसर बनेगा, तो वो पहले दिन से अफसर 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 बोलेंगे, क्या पता वो एक्टिंग में चला जाए। राइट। क्योंकि 9 साल की उम्र तक बच्चा जो है मुख्य तौर पर अपने पेरेंट्स, हम तुम, अच्छी बुरी सब बातें समझ जाता है। ये एक प्रैक्टिकल बात है जो लोगों को अपनानी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ये नहीं है कि मैंने सुना है, मैंने माना है, वही चीज़ करूं। हर चीज़ वैसी नहीं होती है सुनी सुनाई, कुछ चीज़ें हम एग्जैक्टली चेंज करें तो वो बेहतर हो सकती है। तो आपका प्रश्न है विदेश यात्रा का। विदेश यात्रा के लिए आपका कुंडली का 6ठा भाव, 6th हाउस एंड 12th हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर यहाँ पे आपके राहु हो या चंद्रमा हो, राहु विदेश यात्रा करवाता है जयेश जी। मतलब देखिए, राहु कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। राहु अगर 12th हाउस में बैठा है तो वह व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा। अब यहाँ पे समझने की बात है, विदेश का मतलब कनाडा, अमेरिका, जर्मनी नहीं होगा। मैं आपको यहाँ से चेन्नई भेज दूँ, नई भाषा, नया कल्चर, नया लोग, वो भी आपके लिए फॉरेन है। तो विदेश यात्रा का मतलब मोस्टली लोग देखते हैं पंजाब से जॉब फाइंड करके बेंगलोर में आके जॉब करते हैं, तो बेंगलोर उनके लिए तो विदेश हो गया। हाँ, करेक्ट। सर्दी, गर्मी, मौसम, खाना पीना सब अलग है। तो वो इस तरह से पड़ी। तो विदेश यात्रा का मतलब होता है कि अगर कुंडली में आपके राहु 12वें भाव में बैठा है, चंद्रमा बैठा है, तो वह व्यक्ति विदेश यात्रा करता है। एक यहाँ पे नकूना फिर से मैं बोलना चाहूँगा, अगर कुंडली में राहु के साथ 12th हाउस में शुक्र बैठ जाए, वो सिंगल जा रहा है विदेश, कहीं भी, चाहे इंडिया चाहे आउट, वो मिंगल होके आएगा। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ इंडिया जाके उसके रिलेशनशिप चलेंगे और वहीं से अपना पार्टनर ढूंढ के लाएगा। ओके। और एक नकूना और है, अगर 12th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में बैठा हो, 1st हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हो, 100% वो व्यक्ति विदेश में जाकर ही धन कमाएगा। उसको अपना जन्म स्थान छोड़ना चाहिए। अगर वो दिल्ली बॉर्न है तो दिल्ली में वो घूमने फिरने आए, अपने पेरेंट्स से मिलने आए, अपनी प्रॉपर्टी देखने आए, अपने को ग्रो करना है, करियर में आगे बढ़ना है, तो दिल्ली में कभी भी बिजनेस नौकरी ना करें। और अगर कर रहे हैं तो एक बार जॉब स्विच करके देखिए, वो खुद बोलेंगे कि मल्टीप्लाई 5 जितना बूम आ गया है। ओके। और अगर ये देखना हो कि एक व्यक्ति है उसकी कितनी शादियां होगी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे, तो वो भी पता चल जाता है? जी ज़रूर ज़रूर। आपके पॉडकास्ट से मैं एक नकूना दोबारा बताऊंगा और सभी लोग देखें, लगन चार्ट का स्क्रीनशॉट फिर से निकाल लें। जिसकी कुंडली में 7th हाउस में जितने पाप ग्रह बैठ जाएं, राहु, केतु, शनि, मंगल, अब इसमें से जितने बैठ जाएं, व्यक्ति की उतनी शादियाँ हैं। अच्छा। अगर 2 बैठे हैं तो 2 शादियाँ हैं,
अगर 3 बैठे हैं तो 3 शादियां हैं। व्यक्ति के जीवन में वो कंफ्यूज होगा। और अगर वहां पे चंद्रमा साथ में बैठ जाए, पाप ग्रह का चंद्रमा बैठ जाए, जय जी, वो अपने पार्टनर से कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। यानी उसकी जो सेक्सुअल लाइफ होगी, उसकी जो पर्सनल लाइफ होगी, वो ऐसा होगा कि मुझे ना मतलब वाइफ से वो सेटिस्फैक्शन मिल नहीं पा रही है। वाइफ बहुत अच्छी रहेगी, घर का ध्यान रखेगी, परिवार का ध्यान रखेगी, आपका ध्यान रखेगी। अगर वहाँ पे हस्बैंड की है तो हस्बैंड ध्यान रखेगा, हस्बैंड सारा कुछ करेगा। पर जब बात आती है आपके क्लोजनेस की, आपकी पर्सनल लाइफ की, तो वहाँ पे आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। ओके। चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, जल का कारक है, ठंडी चीज़ का कारक है, तो वो कभी भी इंसान को एक्टिव नहीं होने देता है। 7th हाउस में पाप ग्रह के साथ अगर चंद्रमा बैठ जाए, शुक्र के साथ अगर चंद्रमा बैठ जाए, तो व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ में कभी भी खुश नहीं रहता है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग। और लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? लव मैरिज के तो बहुत से पॉइंट्स हैं, सभी निकाल लीजिए, मैं बताता हूँ। जिसकी कुंडली में लगन में पहले तो शुक्र लिखा है, और उसके शुक्र का जो भाव है, दैट मीन्स जैसे मैं बोलता आ रहा हूँ, लगन का स्वामी 7th हाउस में, 7th हाउस का स्वामी लगन में बैठ जाए। लगन मतलब 1st हाउस, 7th हाउस, अगर वहाँ पे उनका लॉर्ड बैठ जाए तो वह व्यक्ति लव मैरिज ही करता है। ओके। पर 2 ऐसी राशियाँ हैं, अगर वो लव मैरिज करती भी हैं तो उनकी चलती नहीं है। ये मैं थोड़े से अपने क्वेश्चन के बीच में ही आपको बताना चाहूँगा। अगर सिंह राशि वालों को देखें और अगर मकर राशि वालों को देखें, ये अगर लव मैरिज कर लेना तो इनके लव मैरिज में कुछ सालों बाद कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिससे ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। इनको आए दिन कोई ना कोई तकलीफ रहती है। अब बात करें लव मैरिज की, तो अगर 5th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठ जाए, 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठ जाए, तो वह व्यक्ति लव मैरिज ही करता है। तो ये जो आपने बात कही कि सिंह और मकर, इनके लिए लव मैरिज वो चलती नहीं है। करेंगे ये, हाँ, करेंगे, पर चलेगी नहीं। पर इनकी ज़्यादा अच्छी नहीं चलेगी। Okay. और ये मतलब अपने आप को रखेंगे कि यार लव मैरिज करके मैंने पाया क्या। मतलब जैसे कहते रहे कि 100 पे पहुंचने के बाद अब क्या, ये तो, अब क्या वाली बात होगी इनके साथ। तो अगर वो लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर दे तो देखिए वो कैसे हो पाएगी। मान लीजिए उन्होंने पेरेंट्स को कन्विंस किया, सोसाइटी को कन्विंस किया, तो वो लव मैरिज। अरेंज मैरिज क्या होती है कि मेरे पेरेंट्स ने कहीं रिश्ता देखा, मुझे दिखाया, मैं देखने के बाद एंगेजमेंट हुई, उसके बाद मैं उसके साथ इंटरेक्ट हुआ और फिर हमारी शादी हो गई। उसको कहते हैं अरेंज प्लस लव। राइट। मिला, फिर प्यार हुआ, फिर शादी हो गई। अरेंज इसको कहते हैं। अब आप ऑलरेडी किसी को जानते हैं, उसको तो आप लव ही बोलेंगे, चाहे आप उसके आपके घर वाले माने या उसके माने या ना माने। राइट। ओके। और क्योंकि इतनी सारी बात अब हमने ऑफ कोर्स लव के बारे में कर ली, शादी के बारे में कर ली, बहुत सारी शादियों के बाद में ससुराल वालों के साइड से इश्यूज होते हैं, दोनों के लिए, मतलब लड़कों के लिए भी लड़की के लिए भी, कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। वो भी आपको पता चल जाता है कुंडली से? मैं सभी दर्शकों को पहले तो बता दूं, 12 भाव हर एक को डेडिकेट किया गया है। मतलब 1st लॉर्ड किसका है, 2nd लॉर्ड किसका है, 3rd, जो मेरे को आप ससुराल पूछ रहे हो, कुंडली में ससुराल का भी एक घर है। अगर आपको ससुराल के बारे में देखना है तो उसी भाव से देखना है, इधर उधर कहीं नहीं देखना है। पहले मैं 12 भाव के बारे में बताना चाहूँगा। पहला भाव व्यक्ति का खुद का व्यक्तित्व है, उसका स्वभाव, नेचर। आई एम द ऑनर ऑफ माई हाउस, दिस इज माई हाउस। दूसरा भाव आपकी वाणी का, आपके नेत्र का। दूसरा भाव आपके पार्टनर की एज को भी दर्शाता है। ओके। दूसरा भाव आपकी वाणी के साथ साथ, अच्छा यहाँ पे आप दूसरे भाव से आप धन भी देखेंगे। तीसरा भाव साहस का, कम्युनिकेशन स्किल्स का, मीडिया का, भाई बहन का, छोटे वाले। चौथा भाव आपकी माता का, आपके लग्जरी सुख्स का, कैंसर जैसी घातक बीमारियों का, इमोशंस का। पांचवा भाव सोलमेट कनेक्शन का, आपके ऐसे रिलेशनशिप का कि जिससे आप बहुत खुश हैं, संतान का, आपकी एजुकेशन का। 6th हाउस आपके नानकों का, आपके शत्रु का, आपके रोग का। 7th हाउस आपके पार्टनर का, आपकी पार्टनरशिप का। 8th हाउस आपके ऋण का। 8th हाउस गुप्त बातों का। 8th हाउस आपकी रिसर्च का। 8th हाउस ससुराल का। 9th हाउस धर्म का, शास्त्र, पूजा पाठ। आपको अगर एस्ट्रोलॉजर बनना है तो आपका 9th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। ओके। 10th हाउस आपके पिता का। 10th हाउस आपकी सास का। 10th हाउस आपके उच्च अधिकारी का। जिसका 10th हाउस स्ट्रांग होता है वह IAS, ऊपरी पोस्ट, पुलिस, वह छोटी मोटी जॉब कभी नहीं करता, हायर पोस्ट ही पसंद है। 11th हाउस व्यक्ति के धन,
धन हमारा दूसरा भाव भी है और हम 11वें भाव से भी इसको चेक कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स का, आपकी मीडिया का, आपके सोशल मीडिया में आपको कितना स्ट्रांग होना है उसका, और ये आपके जो बहू का घर भी यही होता है। 12वां विदेश यात्रा का, जेल यात्रा का, आध्यात्मिक ज्ञान का, इसका देखा जाता है। अब आपके प्रश्न पे आते हैं, जो कुंडली का 8वां भाव होता है वह ससुराल पक्ष होता है। जिस भी लेडी या जेंट्स की कुंडली में 8th हाउस में राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, पाप ग्रह बैठ जाए, तो वह व्यक्ति के ससुराल वालों के साथ अच्छे संबंध नहीं रहते हैं। अगर वहां पे अपने खुद के घर में बैठ जाएं, अब खुद के घर की वही मैंने बात बोली कि 1 नंबर लिखा है और मंगल ही लिखा है वहां पे, तो वह व्यक्ति के लिए वो पॉजिटिव रहता है। बट अगर वहाँ पे खुद की राशि नहीं है और ये चारों बैठ जाए, इन चारों में से कोई भी एक बैठ जाए, तो उस व्यक्ति के ससुराल वालों के साथ अच्छे नहीं बनते हैं। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं कि लोग बोलते मेरी वाइफ जा रही है ससुराल, मैं वो आप क्यों नहीं जा रहे हो? नहीं, मेरा मन नहीं करता, मैं नहीं जाता, मैं फ़ोन पे बस हेलो हाई कर लेता हूँ मेरा। तो उनकी कुंडली में राहु केतु शनि का कहीं ना कहीं लिंक इस भाव से ज़रूर होता है। ओके, इंटरेस्टिंग। और क्योंकि इतनी ज़्यादा शादी की बात हो ही रही है, सब चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कुंडलियाँ मिलाते हैं शादी के पहले। अब मैंने ये भी देखा है कि आजकल उतने ज़्यादा लोग नहीं भी मिलाते, क्योंकि वो अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया कि कोई उसे इम्पोर्टेंस नहीं देता। तो कुंडली मिलानी चाहिए, और उसमें भी फिर वो जो गुण मिलाते हैं, किस हद तक ये करना चाहिए? जय जी, कुंडली 100% मिलानी चाहिए। ओके। अब कुंडली मिलान इसलिए ज़रूरी है, मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू एक रिलेशनशिप है। अब वो रिलेशनशिप में ऑलरेडी वो 5-6 साल से हैं। राइट। अब वो सोचते हैं यार 5-6 साल में हमारी लड़ाइयाँ नहीं हुई है, अब हम कुंडली मिलाएंगे, उसमें हमारे गुण नहीं मिल रहे, कोई दिक्कत आ रही है, तो हम अलग हो जाए। देखिए, जब पिता बच्ची का कन्यादान कर देता है, उस दिन से उस कन्या के ऊपर हक उस माता पिता का नहीं, उस पति का होता है। ओके। उसके बाद उसके सारे जो प्रभाव है, जिम्मेवार वो पति हो जाता है। तो सबसे पहले कुंडली मिलान बहुत ज़रूरी है, इस उद्देश्य से कि आपके 5 साल अच्छे चले, वो इसलिए अच्छे चले क्योंकि आपको एग्जैक्टली आपका लगन और आपके पंचम भाव ने आपको हेल्प करी। अब सप्तम भाव आपके पत्नी के घर के लिए, तो आपको पत्नी ही चाहिए, पति ही चाहिए। कुंडली मिलाना बहुत ज़रूरी है। कुंडली इसलिए मिलाना चाहिए कि हमें ऑलरेडी पहले से पता लग सकता है कि हमें क्या दिक्कतें आ सकती है। जब भी कुंडली मिलाए, मांगलिक हो ना मत करिए, शादी कर लीजिए। कई लोग मैंने देखे हैं जी मांगलिक है जी, हमने मना कर दिया। देखिए, मंगल कभी भी किसी को नुकसान ही देगा ऐसा कहीं नहीं लिखा है, फायदा भी बहुत देता है। पर अगर कुंडली मिलाते समय नाड़ी दोष आ जाए तो जरा एक बार सोच लीजिएगा। नाड़ी दोष क्या होता है? नाड़ी दोष होता है संतान सुख से संबंधित, आपकी हेल्थ से संबंधित। अगर नाड़ी दोष है तो उस व्यक्ति की संतान या तो होती नहीं है, या लेट होती है, या संतान होने का उसका सुख नहीं मिलता है, हेल्थ प्रॉब्लम आ जाते हैं। कहीं कहीं तो मैंने ऐसा भी देखा है कि वो आदमी कभी भी अपने आप को फिजिकली फिट ही नहीं रख पाता है, यानी आए दिन कोई ना कोई बीमारी उसको लगती रहती है। ओके। तो कुंडली मिलाते समय नाड़ी दोष आ जाए तो ज़रूर सोचिए कि हम एक बार इसका उपाय रेमेडीज करें। बट अगर बाकी कोई दिक्कत है तो उसके लिए आप एग्जैक्टली कोई संकोच मत करिए। दूसरी एक और बात, जब भी कुंडली मिलाते हैं 36 गुण होते हैं। अब 36 में से 20 गुण मिल जाए, 10 गुण मिल जाए, 18 गुण मिल जाए, 25 मिल जाए, सोचिएगा, शादी करिएगा। बट अगर जहाँ पे पॉइंट में नंबर आ जाए, ये नकूना है, जहाँ पे पॉइंट में नंबर आ जाए, एग्जाम्पल 36 में से 23.5 मिल रहे हैं, 36 में से 17.5 मिल रहे हैं, 36 में से 25.5 मिल रहे हैं, थोड़ा रुक जाइएगा, शादी के लिए थोड़ा सा विचार करिएगा। क्योंकि 0.5 का मतलब है उन सारे जितने वर्ण, तारा, भकुट जो नाड़ी है उनमें किसी का आधा है। आधा मतलब यानी एक इंसान गुस्सा करेगा, एक कम करेगा, एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। तो जब बैलेंस नहीं होता है तो फिर तराजू की तरह ऊपर नीचे होते रहोगे और वो रिश्ते नहीं चल पाते। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है, कि जब अगर आप ऐसी मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं जिनकी मैं लास्ट में मिलाता हूँ, देख लेते हैं गुण कैसे मिलते हैं, देखता हूँ जी 28.5, मैं उनको बोलता कैसे चल रही है? पंडित जी पूछो ही मत, अंकित जी आए दिन लड़ाई झगड़ा क्यों हो रही है पता नहीं हो रहा है। मतलब ये वाला मोस्टली ऐसा रीज़न है जिसको लोगों को मानना चाहिए। ओके, तो ये तो पूरी हो गई शादी वगैरह को लेके। अब बात एक चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग होते हैं शायद जिनकी लगन पत्रिका या कुछ देख के हमें ये पता चल रहा है कि इनके लाइफ में जेल का योग है, जेल जाने का योग है, ये पता चलता है? ज़रूर। कुंडली में जेल यात्रा प्रेडिक्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले तो व्यक्ति राहु केतु शनि मंगल ये आक्रोश वाले ग्रह हैं।
जिसके लगन में ये बैठ जाए उसको गुस्सा बहुत दिलाएंगे। ओके। और गुस्सा दिलाने की वजह से व्यक्ति जो है वो अपराध की श्रेणी में चला जाता है। गुस्से में आदमी मर जाऊं या मार दूं कुछ भी कर लूँगा, और वहीं से उसके अपराध की शुरुआत होती है। तो आप मान के चलिए कि अगर व्यक्ति की कुंडली में राहु, केतु, शनि, मंगल एक्टिव हैं तो वह व्यक्ति जेल यात्रा ज़रूर करता है। ओके। और मैंने ऐसी बहुत सी कुंडलियाँ देखी है, मैं उनको पूछता हूँ, बताता हूँ, और मैं उनसे जब इंटरेक्ट करता हूँ तो वो बोलते हैं कि नहीं सर हम तो नहीं गए हैं, मतलब वो वाली चीज़ उनमें है, हम तो नहीं गए हैं। फिर मैं उनसे थोड़ा 15-20 मिनट और करता हूँ तो कहते हैं हाँ हमने एक्सीडेंट किया था तो 2-3 घंटे के लिए हमें थाने में बिठाना पड़ा और वहाँ पे हमारे साथ गलत भाषा में टॉर्चर हुआ। काइंड ऑफ वो भी अत्याचार भी आपकी जेल यात्रा का सुख ही है। ओके। आपको जेल यात्रा का अनुभव तो हो ही गया वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जिसकी भी कुंडली में जयेश जी 12th हाउस में राहु हो, अकेला राहु बैठा हो, तो वह व्यक्ति अपनी लाइफ में एक बार जेल ज़रूर जाएगा। ओके। तो ये मतलब बहुत सारे लोग फिर ये भी कहते हैं कि अब जैसे आपने कहा कि 12th हाउस में राहु बैठा है तो आपके जेल यात्रा के योग तो है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले ही आप जाके जेल का खाना पीना खा के आ जाइए तो वो निकल जाएगा। ये सच होता है ऐसा? नहीं, ये तो देखिए अब कहते हैं ना मरता क्या ना करता। कोई डूब रहा है उसको मैं हाथ दूंगा तो फिर वो हाथ चाहे छोटा हो बड़ा हो बच्चे का हो तो फिर पकड़ेगा तो पकड़ लेगा। देखिए रेमेडी कभी भी ऐसे नहीं है कि आपको जो तकलीफ़ आने वाली है वो करके, मान लीजिए किसी, अब मैंने तो बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि भाई किसी को बोल दिया कि आपका ये ख़राब है तो आप यही चीज़ को और कर लीजिए, यही चीज़ों को और बना लीजिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर सकती है। जेल यात्रा में जाके आप खाना कुछ भी जैसा आपने बताया कर सकते हैं, बट ये वो इफ़ेक्टिव सोल्यूशन नहीं है जो आपको जेल यात्रा है, क्योंकि आपको कष्ट तो आएगा ही आएगा। राइट। ऐसी रेमेडीज़ या इस प्रकार की रेमेडीज़ को करके आप 90% बच सकते हैं, परंतु कष्ट तो फिर भी आपको आएगा ही आएगा। मतलब किसी ना किसी प्रकार से तो आएगा। किसी ना किसी, नहीं जेल लिखा है तो जेल तो जाओगे ही जाओगे, चाहे आप थाने में जाके बैठो, चाहे आप चौकी में, चाहे आपको पुलिस वाला कोई एग्जैक्टली डिस्टर्ब या परेशान या आपकी कोई बात के लिए आपको बहुत ज़्यादा बोल रहा है, आपको परेशानी होगी, आपको जेल का अनुभव होगा कि मैं अपने आप को तो आइसोलेट कर रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ओके। अब ये तो हमारी फिर पूरी बात हो गई प्रेडिक्शंस को लेके और कुंडली को लेके, लग्न पत्रिका को लेके। एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा है कि एक ट्रेंड है वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी जहाँ पे वो एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बट नॉट इन द सेम सेंस जिस तरह से इंडियंस देखते हैं एस्ट्रोलॉजी को। तो हमारे यहाँ पे जिस तरह से पामिस्ट्री हो सकता है या हमारे यहाँ पे कुंडली की जो चीज़ हो सकती है, वहाँ पे वो उन चीज़ों को नहीं मानते। वहाँ पे वो न्यूमरोलॉजी को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। वहाँ पे वो टैरो कार्ड्स को देंगे, वो कुछ इजिप्शियन स्टोन्स होते हैं उसे देंगे। तो ये डिफरेंस क्या है दोनों ही पर्सपेक्टिव में, इंडियन वर्सेस वेस्टर्न, और कौन सा सही है? देखिए उनका एक पूरा कम्प्लीटली वेस्टर्न कल्चर है। बेसिकली ज्योतिष विद्या की शुरुआत जो हुई है हमारे भारतवर्ष से ही हुई है। अब यहाँ पे हम चंद्रमा को मुख्य मानकर कुंडली बनाते हैं, वो सूर्य को मानकर बनाते हैं। उनकी जो प्रेडिक्शंस है वो टोटली हमसे डिफरेंट होगी, हमारी होगी। अब यहाँ पे मैं रिलेट करने की बात करूँ तो आप अगर मुख्यतः जब देखेंगे तो आपको इंडियन एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा भारी दिखाई देगी। कारण इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे जो सब्जेक्ट है वो बहुत सारे हैं, वहाँ के उनके पास सब्जेक्ट कुछ लिमिटेड है। Right. अगर आप जब सनशाइन की बात करें तो एक लिमिटेड है। अगर आप यहाँ पे टैरो की बात करें तो शायद उसका इतिहास 100 साल पुराना हो सकता है या उससे 200 साल पुराना हो सकता है। न्यूमरोलॉजी की बात करें तो मैक्सिमम 500 साल पुराना हो सकता है। बट अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वो तो हजारों साल महादेव का दिया हुआ ऐसा ज्ञान जिसकी आज भी रिसर्च की जा रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऐसा विज्ञान है जिसको आज बहुत लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, और ये इतना गहरा है जिसको एक दिन एक साल में नहीं पढ़ा जा सकता है। ओके। आप लेकिन टैरो में विश्वास रखते हो? देखिए मैं टैरो में ये नहीं कह सकता हूँ कि विश्वास नहीं है, बट मैं टैरो वालों को पूछना चाहता हूँ कि जब बात आती है सोल्यूशन की, कि आपने अगले को बीमारी बता दी बट इलाज तो फिर आपको एग्जैक्टली एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ही जरूरत पड़ेगी। टैरो आपको रेमेडीज जो बताएगा वो सारे रिलेट करेगी एस्ट्रोलॉजी से। कहीं ना कहीं घूम फिर के एस्ट्रोलॉजी आई ना। न्यूमरोलॉजी में आप जब जाएंगे वो सोल्यूशन बताएंगे एस्ट्रोलॉजी। तो आपका आधार ज्योतिष शास्त्र है। इस आधार को, इस विद्या को आप इतना इग्नोर ना करें कि हम इसको नहीं, हम तो बाकी चीज़ों को, बाकी चीज़ें भी अपनी जगह बेस्ट हो सकती हैं, बट अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहें तो वो एस्ट्रोलॉजी को दे सकते हैं। और रही बात
टैरो की, तो टैरो बेसिकली आपकी प्रेजेंट एनर्जी में बिलीव करता है। मैं आज पॉजिटिव होके आपके बारे में कुछ बता रहा हूँ तो वो मेरा माइंडसेट है, मेरी एक एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है और उसके बाद वो चीज़ें। बट जब अगर आपको कोई दिक्कत है, मान लो एग्जांपल रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, वेल्थ, तो सॉल्यूशंस मेरे एस्ट्रोलॉजी वाले ही आएंगे। ओके। और एक और चीज़, मतलब क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अब दोनों ही जगहों पे है, तो हो सकता है कि ब्लैक मैजिक भी दोनों जगहों पे हो। और मतलब हो क्या है ही, इंडिया में जैसे हम जादू टोना कहते हैं, वहाँ पे वो विच वाली चीज़ आ जाती है। हमारे यहाँ चुड़ैल होती है, उनके यहाँ पे विच होती है। तो ये क्या चीज़ है? आपने कभी एक्सपीरियंस किया है दोनों ही जगह के ब्लैक मैजिक को? जय जी, अगर आपका प्रश्न ये है कि ब्लैक मैजिक होता क्या है, होता है तो क्या होता है? देखिए, ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक को करने वाले लोग बहुत कम हैं। ओके। ब्लैक मैजिक को अप्लाई वाले आपको लोग बहुत कम मिलेंगे। आप ब्लैक मैजिक इमीडिएटली किसी को बोला, किसी ने बताया, किया नहीं। ये कोई वो चीज़ नहीं है कि पैकेट खोला, हमने खाया और हो गया। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप मान लीजिए कि बहुत डीप समझना पड़ता है। इनफैक्ट अगर मैं तांत्रिक वर्ड को अगर मैं डिफाइन करूं, तांत्रिक, अघोरी, ये जो वर्ड है ये महादेव से ही निकले हैं। महादेव जब एग्रेसिव रूप में होते हैं, रुद्र रूप में होते हैं, तो वो अघोरी कहलाते हैं। करेक्ट। पर ये नहीं है कि वो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक एक ऐसी सिद्धि है जिसको आसानी से नहीं पाया जा सकता है। ब्लैक मैजिक कई प्रकार की होती है, उच्चाटन क्रिया, मारण क्रिया, ऐसी कई प्रकार की, बहुत इसकी रूट्स हैं। इसको आप एक सब्जेक्ट में, मान लीजिए कि आप एक 7th क्लास में पढ़ते हैं, तो आपके पास मैथ्स भी हैं, हिंदी भी है, आपके पास अदर लैंग्वेजेस भी हैं। सिर्फ आपको एक सिर्फ 7th क्लास नहीं बोलेंगे, सब्जेक्ट अलग है। तो एस्ट्रोलॉजी अलग है, ब्लैक मैजिक उसी तरह से अलग है। ब्लैक मैजिक में भी बहुत सारी रूट्स निकलती है। तो ब्लैक मैजिक होता है, इसका एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा। मैं अपने किसी क्लाइंट की एक कुंडली देख रहा था। वो कुंडली में वो अपनी लाइफ में ना उसके सारे ग्रह बहुत पॉजिटिव, दशा अंतरदशा सब अच्छा चल रहा है। मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहा है। अब वो एग्जैक्टली उन चीज़ों को सुनकर थोड़ा सा कह रहे हैं कि हाँ मैं तो मतलब ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ठीक है, बट वो जो जैसा वो बिहेव कर रहे हैं अपने घर में, जब उनकी फैमिली ने मुझे बताया, वो थोड़ा स्ट्रेंज था। लाइक कि ये बहुत सुस्त रहते हैं, आँखों में भारीपन है, नींद नहीं आना, बेचैन रहना, अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करना। मैरिज में जा रहे हैं तो ऐसा फील करते हैं जैसे कि मैं किसी के साथ बात करूं या ना करूं, मतलब अपने आप को असहज महसूस करना, किसी भी चीज़ में अनकंफर्टेबल फील करना, फिजिकली हर जगह मौजूद हो पर मेंटली दिमाग कहीं और चल रहा है। तो आप समझ लो या तो आपको नज़र दोष है या फिर आपको किसी ना किसी नेगेटिविटी का आप शिकार हो रहे हो। तो ब्लैक मैजिक इस तरह से डिफाइन किया। तो मैंने जब ये सुना तो डेफिनेटली मैंने उनको बताया कि नज़र दोष या ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, इन सब चीज़ों की आप रेमेडीज ज़रूर लें। ओके। तो ब्लैक मैजिक को डेफिनेटली अगर एक वर्ड में डिफाइन किया जाए, इज़ रियली अ ब्लैक मैजिक, क्या दुनिया में है? तो जवाब है कि हाँ, करने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जिस तरह से ब्लैक मैजिक होता है वो मतलब इंडिया से अलग होता है? देखिए, इसका एक मैं इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूँ। मैं 2019 में लंदन गया था। अब वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे साल के 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग भी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी। वो दिन होते हैं जब साल का सबसे बड़ा दिन हो या साल का सबसे छोटा दिन हो। मई का टाइम था तो उस समय मैं लंदन में मौजूद था। मुझे कहीं से पता लगा, लंदन में एक टफागर स्क्वायर करके एक जगह है, वहाँ से हार्डली 300-400 मीटर एक बाद एक शॉप है। उस शॉप का नाम है द एस्ट्रोलॉजी शॉप। उस शॉप में मैंने जब जाके देखा तो वहाँ पे मुझे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की सारी चीज़ें मिलती हैं जो कहीं ना कहीं इंडियन अपनी एस्ट्रोलॉजी से भी लिंक खाती है। जैसे पाल्मेस्ट्री वहाँ पे भी देखी मैंने, जो विच क्राफ्ट होते हैं, जो स्पेल्स होते हैं, वहाँ पे उनके सामान देखे मैंने। वहाँ पे वहाँ के एस्ट्रोलॉर के विजिटिंग कार्ड रखे हुए देखे। वहाँ पे मैंने एक बुक पढ़ी, जो बुक एक जगह का नाम बताती है और वो जगह बहुत इंटरेस्टिंग थी। वो जगह है स्टोनेज। अब जब मैंने बुक को पढ़ा, वहाँ पे एनर्जीज़ की बात हो रही थी और कोइंसिडेंटली कुछ दिनों बाद वो दिन आने वाला था जब साल का सबसे बड़ा दिन था, मई का टाइम था। मैं गया, सुबह वहाँ पहुँचा। जय जी, जब मैं उस जगह पहुँचता हूँ तो वहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पे 7 पत्थर सीधे खड़े हैं और 7 पत्थर के आसपास लोगों का बहुत जमावड़ा है। और जब मैं लोगों की तरफ देखता हूँ, वहाँ पे टूरिस्ट भी थे, लोकल पर्सन भी थे, बट कुछ लोगों को देखकर मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ। वो कुछ स्पेल कर रहे थे, उन्होंने नीचे कुछ मैट बिछाया हुआ था और कुछ सामान रखा हुआ था और वो स्टोनेज की तरफ हाथ फैला के
चिल्ला रहे थे, लाइक वो किसी को बुला रहे हैं। मैं उनको देख रहा हूँ, स्टोनेज देख रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ, मैं लोगों को देख रहा हूँ। मैं धीरे धीरे उस स्टोनेज के साथ पत्थरों के बीच में गया। वहाँ पे एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ। ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि मतलब मुझे यहाँ पे कोई खींच रहा है। जब मैंने वहाँ आसपास लोकल लोगों से पूछा तो वो मुझे क्या बताते हैं कि ये जगह आज से हज़ारों साल पहले कब्रिस्तान हुआ करती थी, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। और उस गांव के आसपास के लोग जब भी बीमार होते थे, जयेश जी, वो किसी डॉक्टर के पास या वैद्य के पास नहीं, उस जगह पे जाके अपने पूर्वजों को याद किया करते थे। और वो पत्थरों को जो वहाँ पे आए हैं, वो पत्थर कहाँ से आए हैं, कब आए हैं, आज तक कोई नहीं समझ पाया। और उस पत्थरों को हाथ लगा के व्यक्ति ठीक हो जाता है। ये सब बातें सुन रहा था और अचानक ही सूर्य उदय शुरू हो गया। जैसे ही सनराइज होने लगा, वो लोग चिल्लाने लगे। कौन से लोग? जो नीचे बैठे थे, और सन की तरफ जोर जोर से हाथ करने लगे। मैं इसका आपको एक वीडियो दूंगा जो आज तक यूट्यूब पे आपको इस टॉपिक पे कहीं वो वीडियो नहीं मिलेगा। मैंने वो शूट किया। वहाँ पे ऐसा नहीं था कि शूट करना अलाउड नहीं है, स्टोनेज है, वर्ल्ड हेरिटेज है, लोग जाके कर सकते हैं। बट कोइंसिडेंटली मैं उस दिन चला गया जिस दिन ये इंसिडेंट था। तो वहाँ पे मैं आपको जब वीडियो दूंगा देखिएगा, वो लोग चिल्ला रहे हैं। वो लोग अपने पितरों को याद कर रहे हैं, वो लोग अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं कि हमारा दर्द, हमारा दुख ले लो। और वो ऐसे ऐसे स्पेल कर रहे हैं। वो सामान ऐसा रखा है जो नॉर्मली लोगों के घरों में सजाने के लिए काम नहीं आता है। वो ऐसे स्पेल थे जो लाइक अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाना, अपने काम की एनर्जीज़ को बढ़ाने के लिए काम आता है। वहाँ देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। इनफैक्ट जब मैं वहाँ से आया तो मुझे इतना पॉजिटिव फील हुआ जैसे कि लाइक मैं सही जगह पे आ गया हूँ। और अब मैं जब भी लंदन जाता हूँ, मैं उस जगह पे ज़रूर एक बार जाता हूँ। और मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से दर्शकों को अपील करूँगा, जो भी लंदन का ट्रिप बना रहे हैं, एक बार स्टोनेज ज़रूर जाएं। उस जगह पे जाकर अपने आप को बहुत पॉजिटिव फील करेंगे और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। राइट, ओके। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपका एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज ऐसी कोई चीज़ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना किसी दूसरे देश में, वो अंदर से आपको थोड़ा हिला भी देता है। तो ऐसे कोई एक्सपीरियंस आपके इंडिया में भी हुआ है, कोई टेम्पल्स के या कुछ? मैं अपना एक इंसिडेंट इंडिया का आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो इंसिडेंट बेसिकली एनर्जी का तो पूरा नहीं कह सकते हैं, बट वो इंटरेस्टिंग कह सकते हैं। राइट। देखिए, इंडिया में जोधपुर शहर में एक मंदिर है। वो बेसिकली मंदिर कपल्स के लिए है। ओके। वो जोधपुर में जो मंदिर है, वो उस मंदिर का नाम है इश्किया गजानंद महाराज मंदिर। नाम से समझ गए होंगे। वहाँ पे इनफैक्ट प्रेमी जोड़ों का स्वागत किया जाता है। जिनको अपने रिलेशनशिप में शादी को लेकर दिक्कत है, जोड़े के साथ जाइए, प्रार्थना करिए। और लोगों का वहाँ मानना है, जब मैं वहाँ पे गया मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि ये बेसिकली एक ऐसा मैच मेकिंग सेंटर है कि आइए और जोड़ा बन के जाइए। और मैं वो देख रहा हूँ वहाँ पे, और लोगों से आसपास से पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे कपल्स बहुत आते हैं, आसपास के लोगों के, शहर के आते हैं। तो वो इश्किया गजानंद महाराज का जो नाम पड़ा है, वो इसीलिए पड़ा है कि जोड़े से लोग आते हैं और अपनी मुराद पूरी करते हैं, और वहाँ पे लोगों की मुराद पूरी भी होती है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग। मतलब मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि ऐसा कोई टेम्पल जोधपुर में है ये इनफैक्ट अब जोधपुर से बाहर के लोगों को पता है। जब अगर आप कभी वहाँ जाएंगे और आप जब लोगों को देखेंगे तो लोकल कम आ रहे हैं, बाहर के लोग ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम पे प्रॉब्लम्स हर किसी को है, और रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सॉल्व हर कोई करना चाहता है। तो कपल्स के तौर पर आ रहे हैं, और फिर इनफैक्ट बहुत जल्दी उनको अच्छी खुशखबरी मिल रही है। प्रैक्टिकल लोगों के मुझे सुनी बात बता रहा हूँ मैं। ओके। और उस मंदिर में मैं विजिट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं लोगों से भी ज़रूर ये प्रार्थना करूँगा कि एक बार उस मंदिर में ज़रूर, टेम्पल में ज़रूर जा, उस मंदिर में जाके ज़रूर दर्शन करिए। ओके। और कोई हिमाचल वगैरह के मंदिर है? हिमाचल में देखिए एक ऐसा मंदिर है जो हाट माता मंदिर बोला जाता है। ये मंदिर शिमला से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर की कहानी है, ये मंदिर बेसिकली उस जगह पे बना है, एक नदी के किनारे बना हुआ है। पहले तो वहाँ पे कहा जाता है कि पांडव वहाँ पे अपना मुख्यतः अपने बचपन का समय व्यतीत किया था। ये वही मंदिर है जो नदी के किनारे है, मतलब वो ऊपर है थोड़ा सा? जी जी जी, जिगजैग उसकी सीढ़ियाँ है। जी जी जी। ओके। वो मंदिर जो है मंदिर के ठीक किनारे बना हुआ है। उस मंदिर में बेसिकली भगवान महादेव की पूजा होती थी। अब उस मंदिर में जब अगर कभी आप विज़िट करेंगे तो उस मंदिर में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दो वहाँ पे बहुत बड़े पतीले बहुत समय पहले रखे गए थे। पुजारी रात को सोते हैं और रात को उनको बर्तनों की बजने की आवाज़ आती है। देखते हैं तो वो जो दो पतीले रखे हैं वो अपने आप नदी की तरफ जा रहे हैं।
पुजारी भागते हुए जाते हैं दोनों को निकालने के लिए। एक जो है वो ज़्यादा फ्लो में बह जाता है और दूसरे को वो खींच के लाते हैं और उस मंदिर में वो स्थापित करते हैं। अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे हाट माता मंदिर जो बोला जाता है, माता के पैरों में एक जंजीर बांधी गई है, उसका एक सिरा माता के पैर पे और दूसरा उस जो पतीले है उसके मुख के ऊपर बांधा गया और वो आज भी है। इनफैक्ट आसपास के लोगों की तो मानता है कि अगर जब वो फसल को बोते हैं या फसल को वो काटने जाते हैं तो वो एक बार के लिए एक्ट करते हैं उस नदी में उस पतीले को ढूंढने की। उनके मानता है कि हम ऐसा करते हैं तो हमारी फसल के दाम हमें अच्छे मिलते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे कहा जाता है कि उस जगह पे कोई भी व्यक्ति जाए अपने छोटे बच्चों को लेकर तो वह सभी नज़र दोष से दूर होते हैं, सभी नेगेटिविटीज दूर होते हैं। अच्छा। मुंडन बहुत किया जाता है। इनफैक्ट तभी तो जो हमारे भारतीय अभिनेत्री प्रीति जिंटा जी है अपने पति के साथ वहाँ पे गई थी और बच्चों का मुंडन वहीं पे करवाया था। ओके, वाह। और कोई कोलकाता साइड मंदिर, क्योंकि वहाँ पे मतलब आई डोंट नो कि ये सही बात है या नहीं, बट असम ले लीजिए या कोलकाता ले लीजिए, मतलब वेस्ट बंगाल ले लीजिए, यहाँ पे कहा जाता है कि ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा होता है। तो आई एम गेसिंग कि वहाँ पे जो मंदिर भी है वो एनर्जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए वहाँ पे ये चीज़ें होती है। तो कोई वहाँ के ऐसे एक्सपीरियंस या स्टोरीज? मेरा कलकत्ता जाना बहुत बार होता है। मैं ब्लैक मैजिक तो नहीं बोलूँगा, बट काली घाट मंदिर में मुझे ऐसी एनर्जी फील हुई जैसे कि आपने जो किया है उसका रिपोर्ट कार्ड यहीं बनेगा। दैट मीन्स आपने अच्छा किया है तो रिजल्ट आपको यहीं मिलेगा, और पॉजिटिव नहीं नेगेटिव किया है तो रिजल्ट यहीं मिलेगा। उस मंदिर में कहा जाता है कि वहाँ पे बलि प्रथा भी होती है। तो बलि प्रथा में वहाँ पे जब शीश काटा जाता है तो शीश काटने के बाद जिस जानवर का शीश काटता है वो भाग के, वो ब्राह्मण जो होते हैं वो भाग के माता के मुख के सामने वो ले जाते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए। मेरा वहाँ पे ये सब चीज़ों को महसूस करने का एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये महसूस किया मंदिर के बाहर खड़े होके। आप जय जी मानेंगे रोंगटे खड़े कर देते हैं, जैसे कि मतलब आप अपनी ज़िंदगी के अब उस पड़ाव पे हो जहाँ पे आपने जो किया है अब उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। तो आप अपने अच्छी राह की तरफ जाना शुरू कर देते हो। और काली माता अपने सभी भक्तों को जो भी सही राह पे हैं उसको सही रास्ता दिखाती हैं और सही शुभ रहती हैं। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे आप पॉजिटिव वाइब्रेशन फील कर सकते हो, अपने आप को एक्टिव कर सकते हो, अपने मन को बहुत शांत कर सकते हो। और उस जब भी आप कलकत्ता जाएं काली माता के दर्शन ज़रूर करें। कभी ये पता चलता है कि कुंडली देख के आप किस देवी या देवता की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे? ज़रूर पता लग सकता है। हर कुंडली में हर ग्रह के एक इष्ट देव भी माने जाते हैं। इष्ट देव के अकॉर्डिंग अगर आप पूजा करें तो वह आपके लिए शुभकारी है। अब बात करते हैं देवी माने या देवता माने। जो इष्ट देव हैं अगर उनको मानते हैं तो वह आपके लिए लाभकारी होगा। हर राशि के एक इष्ट देव हैं। मैं आपको ये बताऊंगा, मैं चाहूँगा दर्शकों को आप स्क्रीन पे ज़रूर दिखाइएगा कि हर एक राशि के, मेष राशि का स्वामी मंगल है तो उनके अलग है, सिंह राशि के सूर्य हैं तो उनके अलग। हर राशि के एक इष्ट देव हैं। आप अपने जीवन में कभी भी परेशान है, कभी भी डिस्टर्ब है तो अपने इष्ट देव का मंत्र ज़रूर उच्चारण कर लीजिए। मुख्यतः आपको पॉजिटिविटी ज़रूर फील होगी। ओके, मतलब ये भी पहले से ही तय होता है? तय है ये पहले से। राइट। ओके। और क्योंकि हमने ब्लैक मैजिक की बात की थी, 2018 का वो एक केस था बुरारी सुसाइड, जहाँ पे फैमिली के 11 लोगों ने एक साथ सुसाइड कर लिया था। आपका उसके बारे में क्या थॉट है? देखिए ये चीज़ के बारे में हमने भी सुना है और हमने, क्योंकि हमारे पास कोई कुंडली नहीं थी तो हमें वैसे तो एग्जैक्टली उनकी रीडिंग नहीं कर सकते थे, बट जितना सुना है और जितना हम इस चीज़ के बारे में अध्ययन किया है, देखिए ये एनर्जीज़ और हमारे मन का जो एग्जैक्टली बिहेवियर है वो मैटर करता है। लाइक जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से उस घर में ऐसा माहौल बना हुआ था कि वहाँ पे कुछ ऐसा फील होता था कि कोई उनको मैसेजेस मिल रहे हैं, कोई उनको इंडिकेशंस मिल रहे हैं, वो उसको फॉलो करते थे। पहले फॉलो करते थे, उनके साथ पॉजिटिव होता था। तो जब इंसान के साथ कुछ अच्छा होने लगता है तो वो उसी को सब कुछ मान लेता है कि यही मेरे को एडवाइस करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ होती थी, उसको मानते गए और फॉलो करते गए। तो उसकी वजह से मे बी उनके साथ ऐसी घटना घटी है। बट कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि इंसान जो है एनर्जीज़ को अगर फील करे तो गॉड मैसेजेस भी हो सकता है, इवल मैसेजेस भी हो सकते हैं। अच्छा, मतलब बहुत सारे लोग जो
ये फील करते हैं कि मुझे कुछ मैसेज मिल रहा है, वो एंजल्स के मैसेजेस है या भगवान के मैसेजेस है, हो सकता है कि वो किसी ईविल एनर्जी के मैसेज भी हो, डेफिनेटली हो सकते जो हैं। भगवान बन के पोर्ट्रे कर रहा हो। देखिए हर चीज़ के दो पार्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव, सच है तो झूठ भी है, भगवान है तो शैतान भी है। आप ये नहीं कह सकते कि सब जगह अच्छाई है, बुराई भी है। Correct. तो आप अगर बोलते हैं कि एंजल्स नंबर की बात करें या ऐसी कुछ चीज़ों की बात करें, ये हमें मैसेजेस तो देते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और रोड पे आप इमीडिएटली अपने आप को बहुत रिलैक्स होके फील करके वॉक कर रहे हैं, सडनली कोई आपके पास आता है और हेल्प मांगता है किसी भी चीज़ की, और आप उसमें 5-7 मिनट लगा देते हैं बात सुनने में या उसको हेल्प करने में, और घर लेट पहुंचते हैं। पता लगता है कि 5 मिनट पहले वहाँ पे कुछ हुआ था, अगर आप 5 मिनट में पहुँच जाते तो शायद वो आपके साथ हो सकता था। ये क्या है? दिस इज़ अ मैसेज ऑफ यूनिटी, दिस इज़ अ मैसेज ऑफ आपकी डेस्टिनी। ये भगवान प्रकृति का एक मैसेज हो सकता है कि आपको बचाने के लिए आपको एग्जैक्टली मैसेज दे सकते हैं। देखिए मैनिफेस्टेशन भी तो इसी चीज़ का नाम है। अगर आप पॉजिटिव हो तो आपके साथ पॉजिटिव होगा, अगर आप नेगेटिव हो तो आपके साथ नेगेटिव होगा। जयेश जी, पूरे दिन में अगर आप जैसा सोचोगे शाम तक आपको वैसा ही मिलेगा। मैंने आज सोच लिया कि मुझे एग्जैक्टली आज अपनी लाइफ में वहाँ जाना है, मैं सच में कह रहा हूँ, अगर मैं पूरे दिन सोचूंगा तो अगले कुछ दिनों में मेरा वो प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। मेरे इंटेंशन डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी तरह से एग्जांपल मैं एंजल नंबर्स की देना चाहूँगा। हम 111 देखते हैं 4 टाइम पे, किसी गाड़ी में देख लेते हैं या कहीं पे हम घर पे ही देख लेते हैं या कहीं टीवी पे कहीं देख लेते हैं। 111 नंबर हमें डिसाइड करता है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। करेक्ट, वी आर ऑन द राइट ट्रैक, गो अहेड, आप चलते रहो। 222 हमें क्या डिसाइड करता है? अगर 4 बार आपको 2-2 दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स आप अपने रिलेशनशिप में ठीक जा रहे हो, आप अपने लव पार्ट की तरफ ठीक हो, जो चल रहा है वो चलने दो। ऐसे मैसेज कोइंसिडेंटली आते रहे। हम कई बार 1 2 3 4 देखते हैं। अब ये 1 2 3 4 ये हमें अलग अलग डिसाइड करता है। 1 हमें एग्जैक्टली मेहनत करते रहो, आप सही जा रहे हो। 2 हमें एग्जैक्टली आप अपने लक्ष्य की तरफ डेडिकेट हो। 3 हमें एग्जैक्टली हमें गोल्स को डिसाइड करता है। 4 हमें एग्जैक्टली फोकस्ड माइंड बनाता है। यानी ये आप हमें सब एक पूरा क्लियर माइंड रखता है। तो उसके लिए नंबर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो हमें एक एनर्जी देते हैं जिससे हमारा गोल फोकस्ड में जाता है। राइट। ये तो मैं मतलब मुझे पता नहीं कि कितना सही है या नहीं, पर मैंने एक चीज़ सुनी है, जो लोग बहुत ज़्यादा रोड ट्रिप्स करते हैं तो शायद उन्हें भी ये चीज़ पता होगी कि जब आप रोड ट्रिप कर रहे हो, आपकी कार में आप बैठे हो और आप एक हाईवे पे जा रहे हो और आपके सामने कोई वो ट्रक्स होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, वो बहुत देर से आपके सामने है और आप उससे आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, पर आपको चांस ही नहीं मिल रहा। उसमें ना ट्रक वाले की गलती है ना आपकी गलती, बस वो चांस ही नहीं मिल रहा। तो उसका मीनिंग ये होता है कि आपके जो एंजल्स है वो आपको एक किसी बड़ी दुर्घटना से रोक रहे हैं, वो आपको डिले कर रहे हैं। बस दैट्स इट। देखिए एवरीथिंग इज मैसेज। आपको सिर्फ ये पिक करना है कि मेरे लिए सही है या गलत है। करेक्ट। दैट मीन्स देखिए, मैं आप हर इंसान को एक सलाह ज़रूर देता हूँ। भगवान ने हमें बनाया, हमने भगवान को नहीं बनाया है। आपको मैसेज इंसान जो है वो कहीं ना कहीं भगवान इंसान की फॉर्म में आकर आपको मैसेज दे सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। हमें उसको पिक करना है, हमें उसको ग्रैब करके चलना है। Correct. दैट इज़ अवर इंडिकेशन। बिकॉज इस दुनिया में हमारा आना, दैट मीन्स गॉड ने भेज दिया कि आप करो क्या कर सकते हो। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अच्छा करें बुरा करें। अब उसके बाद अगर हमें स्विच करना है तो भगवान को मैसेज दे रहे हैं हमें, वो इंसान के रूप में ही देंगे, वो एनर्जी के रूप में ही देखेंगे। मैंने ऐसे बहुत घर देखे हैं जहाँ पे नेगेटिविटी बहुत रहती थी। लाइक आए दिन लड़ाई झगड़ा कुछ होता था, वहाँ पे डॉग्स पाल लिया या वहाँ पे लाइक कैट्स या फिश ऐसा कुछ पाल लिया। मैं देख रहा हूँ उन घरों में लाइक चीज़ें कम होने लग गई हैं, आर्ग्यूमेंट कम होने लग गए, क्योंकि वो एनर्जी डिवाइड हो गई है। जब एनर्जी डिवाइड हो जाती है तो इंसान को जो माइंड है वो फोकस्ड में चला जाता है। और जब फोकस जाता है तो कहीं ना कहीं वो बेटर होता है। तभी तो कहा जाता है कि आप डॉग्स को पालिए, वो आपके लिए एग्जैक्टली सिर्फ आपकी रक्षा इस तरह से प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे वर्ल्ड के लिए भी कर रहे हैं। आप बिल्ली पालिए, वो आपके लिए पॉजिटिव है। मछलियाँ पाले, वो आपके लिए पॉजिटिव है। इन सबको पालना ये आपको इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं वो आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि आपकी बहुत सी प्रॉब्लम वो हल कर देंगे। राइट। तभी तो डॉग देखिए, जब हम वॉक करते हैं वो आगे की तरफ चलता है कि मालिक मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, आप बस मेरे पीछे चलते रहो। कभी ये देखा है कि हाँ एग्जैक्टली डॉग जो है वो अपने, हम उसको खींच रहे हैं, वो खींच रहे हैं, वो भी मैसेज है कि नहीं जाना है मुझे, क्योंकि वो आपके लिए है। राइट। ओके। एक लास्ट चीज़ इस पॉडकास्ट के लिए मैं पूछना चाहूँगा, क्राइम रिलेटेड एक चीज़ है। हम जिस वक्त जहाँ पे अभी इस वक्त बैठे हैं, यहाँ से थोड़े ही दूर, आई थिंक 2 या 3 किलोमीटर दूर एक फैमिली थी। दिस वाज आई थिंक 2020 या 2021 का ये केस है,
जहाँ पे नॉर्मल फैमिली है, वही मतलब जॉइंट फैमिली 15-16 लोगों की, थोड़े पुअरर बैकग्राउंड से मुस्लिम फैमिली थी। एंड एक दिन पता नहीं क्या हुआ, सडनली सब कुछ सही चल रही है, और ये एक्चुअली न्यूज़पेपर में मैंने पूरी स्टोरी पढ़ी थी, नेबर्स ने जो स्टोरी बताई है वो है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स नहीं, किसी के बीच कोई झगड़ा नहीं है, सब सही चल रहा है। एक दिन सुबह उठे सब लोग, जो फैमिली में एक लड़का था उसने कोल्ड ब्लड में चाकू लेके सबको मार दिया। ओह, तो ये क्या चीज़ होती है? मतलब ये ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस होता है आपके ऊपर, या आपकी कुंडली में ऐसा होता है कि सब कुछ सही जा रहा होगा बट सडनली आपका वो दिमाग ऐसा ख़राब होगा किसी छोटी सी चीज़ को लेके भी कि आप इस हद तक चले जाओगे, आप क्रिमिनल बन जाओगे? जयेश जी, एग्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत हद तक गलत रास्तों में ले जाती है। जो आपने बात बोली ना, उस बच्चे में जो सडन एग्रेशन आया है और अपने ही माता पिता, अपने ही घर के लोग उसको लाइक गलत लगने लग गए, उनकी वो एग्जैक्टली सब वो चीज़ें भूल गया कि इन्होंने मुझे क्या किया है। उसमें कुंडली का बहुत बड़ा रोल होता है। कुंडली में अगर आपके पाप ग्रह, आपकी दशा, आपकी अंतरदशा आपको एग्जैक्टली बहुत नेगेटिव डिस्टर्ब इफेक्ट दे रही है, उस समय अगर आपको कोई सही संभालने वाला नहीं मिलता है, सही एडवाइस नहीं मिलती है, तो इंसान नेगेटिविटी की तरफ ही जाता है और उस गुस्से में वो कुछ भी कर सकता है। तभी तो मैं सभी को बोलता हूँ कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते ठीक है, बट एटलीस्ट एक सलाह ले लो। क्या पता वो सलाह आपको एक सही एडवाइस आपको उस चीज़ से बचा ले जो आपके लिए नेगेटिव है। देखिए, होना वो है जो भगवान ने लिखा है, ये तय है। कुंडली हमारा एक माध्यम है जिसमें सब्जेक्ट है कि आपका ये हो सकता है, ये हो सकता है। उसको पॉलिश करना, उसको ठीक करना, उसको ख़राब करना, वो हमारे हाथ में है। मेरे को ये पता है कि मुझे जयेश जी के पास जाना है। अब जयेश जी के पास कैसे पहुंचना है, मेरे पास ज़रिए बहुत हैं, ट्रेन, फ्लाइट, बस, किसी भी तरीके से आ सकता हूँ। ये डिपेंड ऑन मी है। तो दैट मीन्स एस्ट्रोलॉजी आपको क्लैरिटी देती है कि आप ट्रेन में जाइए, वो आपको बेटर रहेगा, वो आप फ्लाइट में जाइए, वो आपके लिए बेटर है। आप एक काम करिए, किसी को साथ में ले जाइए, वो बेटर रहेगा। मेरे को एंड ऑफ द डे तो जयेश जी के पास ही पहुंचना है। तो दैट मीन्स उस बच्चे को क्लैरिटी नहीं मिल पाई, उस बच्चे का माइंड कंप्लीटली वॉश हुआ है, कुछ ग्रहों की वजह से, कुछ नेगेटिविटी की वजह से। तो इसमें दोनों पार्ट्स को आप जोड़ सकते हैं, दोनों पार्ट को एक रख, क्योंकि जब इंसान नेगेटिव हो जाता है तो ऐसी चीज़ें उस पर बहुत जल्दी हावी हो जाती है। तभी तो आपने देखा है कि मतलब इंसान जो है अपनी लाइफ में कुछ भी बेटर नहीं कर पाता है। मैं इस बात से एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। देखिए, लोग सॉल्यूशंस पूछने के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, अलग अलग डिफरेंट बता देते हैं। मैं आज आपके पॉडकास्ट पे हर एक ग्रह की एक बहुत सिंपल रेमेडी बता रहा हूँ। ये आप ये रेमेडी कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट है। जिस भी व्यक्ति का सूर्य खराब है, अपने पिता की सेवा करिए, अपने पिता के पैरों को हाथ लगाइए। जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा खराब है, अपनी माता के पास बैठ के अपनी बातों को सिर्फ डिस्कस करिए। जिस भी व्यक्ति का मंगल खराब है, वह अपने घर के भाइयों के साथ अपनी बातों को शेयर करे, उनके हर काम में अपनी इन्वॉल्वमेंट रखे। जिस भी व्यक्ति का बुध खराब है, अपनी बहन या भुआ की सेवा करिए या उनकी बातें सुनिए, उनको गिफ्ट ला के दीजिए। जिस भी व्यक्ति का गुरु खराब है, अपने टीचर्स, अपने सीनियर जिनसे आपको नॉलेज मिलती है, उनकी आप रिस्पेक्ट करिए, उनको फ़ोन करिए, अपने दिल की बात बोलिए। जिस भी व्यक्ति का शुक्र खराब है, अपने आप को साफ रखिए, अपनी पत्नी को हर बात बताइए, पत्नी से धोखा मत करिए। जिसको शुक्र मजबूत करना है, उस व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ हमेशा लॉयल्टी से रिश्ता निभाना चाहिए। जिस व्यक्ति का शनि खराब है, उस व्यक्ति को हमेशा अपने आसपास के जो लोग हैं, चाहे आप वॉचमैन ले लीजिए, चाहे आप कार ड्राइवर ले लीजिए, उन लोगों की बात सुनना, उनकी हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। और राहु केतु सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, अभद्र भाषा ना बोलिए, अभद्र ना बिहेव करिए। जितना आप साफ सुथरा रहेंगे, उतना आपके लिए ये सारे ग्रह पॉजिटिव रहेंगे। अंकित जी, थैंक यू सो मच इस पूरे कॉन्वर्जेशन के लिए। बहुत सारी आपके साथ में बातें की, राइट फ्रॉम प्रेडिक्शंस 2025 को लेके टिल दिस पॉइंट, जहाँ पे आपने हर ग्रह के लिए एक सिंपल सी रेमेडी दी, और उसके बीच में हमने ब्लैक मैजिक डिस्कस किया, हमने स्टोनहेंज डिस्कस किया। बहुत सारा पॉइंटर्स है इस पॉडकास्ट में जो लोग ले पाएंगे, जो सीख पाएंगे इससे, और अपनी कुंडली के साथ में इस पॉडकास्ट को देख पाएंगे। सो थैंक यू सो मच इस पूरे कॉन्वर्जेशन के लिए, इस एक्सपीरियंस के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।